है। और मैंने ये भी बोला था कि आप कौन से मेडिसिन यूज कर रहे हो, वो भी आपको यस यस मैम। ताकि जब हम मेडिसिन को पढ़ें तब आपको पता चले कि ओके फाइन, ये वाला अगर कोई मेडिसिन ले रहा है तो वो इस तरीके से हमारी बॉडी में वर्क कर रहा है। ठीक है, तो चलो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और आज अब यहाँ से मैं आप सबको म्यूट कर देती हूँ, कुछ भी होता है मुझे चैट बॉक्स में डाल दीजिए। ओके, मैंने लास्ट टाइम आप लोगों से पूछा था कि आप लोगों को मेडिसिन के बारे में पढ़ना है, तो बहुत सारे लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया कि यस मेडिसिन के बारे में पढ़ना है। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि एक्चुअली मेडिसिन के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेडिसिन के बारे में जानना एक्चुअली बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि 99% जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं वो 99% लोग मेडिसिन ही खा के आते हैं। तो उन्होंने कौन कौन सी मेडिसिन खाई है, उसके क्या साइड इफेक्ट्स पॉसिबल हो सकते हैं, वो जब तक आप मेडिसिन नहीं पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। मेडिसिन बताने से पहले मुझे आज की क्लास आपकी लेनी पड़ेगी कि बॉडी में, हमारी बॉडी में शुगर कैसे काम करता है, और हमारी बॉडी में जो भी आपका जो एग्जैक्ट सिस्टम है वो कैसे काम करता है। जब तक आप वो सिस्टम नहीं पढ़ोगे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एमबीबीएस पॉइंट ऑफ व्यू से, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि मेडिसिन कैसे काम करती है। वो भी मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से आपको अभी लास्ट नेक्स्ट अभी 2 से 3 सेशन में आपका पूरा डायबिटीज एजुकेटर का क्लास खत्म होगा। क्योंकि डायबिटीज एजुकेटर में बहुत सारी चीजें हैं, और जो हम यहाँ पे सिलेबस कवर कर रहे हैं वैसा सिलेबस आपको ऑनेस्टली बताऊं, कहीं पे आप कोई भी डायबिटीज एजुकेटर का कोर्स ज्वाइन कर लो, ऐसा सिलेबस आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि एमबीबीएस पर्सपेक्टिव से कोई डायबिटीज एजुकेटर की क्लास नहीं करवाता है। तो आज मैं आपको ना एक दो मास्टर डायग्राम्स भी बताऊंगी। वो मास्टर डायग्राम्स अगर आप समझ गए तो आपका डायबिटीज एजुकेटर का जो क्लास है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या है। इसके लिए मैंने आपने जो हमारे जो नोट्स होते थे जब हम पढ़ाई कर रहे थे, हमारे जो नोट्स होते थे वो नोट्स भी मैंने आपके यहाँ पे इंक्लूड किए हैं इसमें। सबसे पहली बात, हमारी बॉडी में शुगर, अभी बेसिक सबको पता है। बेसिक की बात करें, डायबिटीज 1 क्या होता है, डायबिटीज 2 क्या होता है, इंसुलिन कैसे काम करता है। आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इंसुलिन रेगुलेशन। इंसुलिन रेगुलेशन के बाद आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से एग्जैक्टली बॉडी में इंसुलिन कैसे निकलता है, जो आज तक आपने कभी नहीं पढ़ा होगा ना। यहाँ पे किसी भी पर्सन को वो चीज पता होगी कि इंसुलिन रेगुलेशन में इंसुलिन एग्जैक्टली हमारी बॉडी से कैसे रिलीज होता है। जब आप ये पूरा मैकेनिज्म पढ़ोगे ना, तब आपको मेटफॉर्मिन कैसे काम करता है वो समझ में आएगा, सल्फोन्यूरिया कैसे काम करता है वो समझ में आएगा, मैग्नेटाइट्स कैसे काम करता है, जीएलपी एनालॉग्स कैसे काम करते हैं, ये सारे मेडिसिन काम कैसे करते हैं ना, तब आपको समझ में आएगा। तो नॉर्मल कंडीशन क्या होता है, जब आपको ये नॉर्मल कंडीशन पता चल जाएगा तब आपको पता चलेगा ओके मेटफॉर्मिन यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे काम करता है। तो आपको ये नॉर्मल कंडीशन पहले समझना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो 3 चीजें हैं। इंसुलिन हमारी बॉडी में बनता कैसे है, इंसुलिन रिलीज कैसे करता है, और इंसुलिन का एक्शन क्या है। ये 3 चीजें अगर हमें समझनी है तो अभी आपको एक चीज समझनी होगी। एक बेसिक आपको मैं एक चीज समझा रही हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा तो आपको बहुत सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। तो एक मास्टर चीज मैं आपको बता रही हूँ। ये हमारा माउथ है, माउथ से हमारा खाना हमारे स्टमक में गया, स्टमक से खाना हमारे यहाँ पे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्टमक से हमारा खाना आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से जो आपका शुगर है, ये शुगर आपके ब्लड में आया। यहां से जो शुगर है वो आपके ब्लड में आया। ये शुगर आपके ये शुगर आपके ब्लड में यहां से आया। जब ये शुगर हमारे ब्लड में जाता है, और शुगर की वैल्यू जब मोर देन आपका ये 70 से ज्यादा होता है, जैसे आपका मोर देन 70 से ज्यादा आपके ब्लड में उसकी वैल्यू पहुंचती है, तो हमारी बॉडी में, आप सबको पता है कि हमारी बॉडी में एक बीटा सेल होते हैं। अब हम एक यहाँ पे एक डायग्राम बना रहे हैं, ये हमारा पैनक्रियास के अंदर बीटा सेल होते हैं। बीटा सेल हमारा इंसुलिन सेक्रेट करता है, बनाता है। तो अभी मैं आपको एक जनरल एक मास्टर डायग्राम बता रही हूँ। अगर आप ये मास्टर डायग्राम समझ गए तो आप सारे मेडिसिन का मोड ऑफ एक्शन समझ जाओगे। तो जैसे हमने खाना खाया, हमारा शुगर हमारे खाना गया, खाना डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद उसका शुगर बना, शुगर हमारे ब्लड में गया। जैसे हमारे ब्लड में शुगर मोर देन 70 पहुंचता है, जैसे हमारे ब्लड में शुगर मोर देन 70 पहुंचा, यहां से ये जो शुगर होता है, ये शुगर कहाँ जाता है, आपके पैनक्रियास के बीटा सेल्स पे जाता है। अभी मैं आपको
एमबीबीएस पॉइंट ऑफ व्यू समझा रही हूँ। अभी हम ये नॉर्मल नहीं समझ रहे हैं कि आपका शुगर, आपका इंसुलिन बॉडी से रिलीज होता है, आप खाना खाते हो, पैनक्रियाज आपका इंसुलिन रिलीज करता है, इंसुलिन जाता है आपके सेल के ऊपर, एक रिसेप्टर लगा है, रिसेप्टर को जाके एक्टिवेट करता है और आपका शुगर अंदर चला जाता है। अभी हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से जा रहे हैं क्योंकि अभी हमें आगे मेडिसिन समझना है। जैसे ये शुगर हमारे बीटा सेल्स के हमारा जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज के अंदर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर मैं लास्ट क्लास में बताया था अल्फा सेल होता है, बीटा सेल होता है। तो बीटा सेल जो होता है उसके अंदर, सपोज करो ये हमारा बीटा सेल है, इसके अंदर बीटा सेल के अंदर हमारा ये शुगर गया। जैसे ये शुगर हमारा बीटा सेल के अंदर जाता है, इसमें एक आपको मैंने लास्ट टाइम एक और चीज भी बताई थी कि कोई भी सेल के अंदर ग्लूकोज को जाने के लिए एक ट्रांसपोर्टर की जरूरत होती है। उस ट्रांसपोर्टर का नाम मैंने सबसे फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, उसको हम ग्लूट बोलते हैं, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। तो जो बीटा सेल के अंदर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर यहाँ पे लगा होता है, यहाँ पे एक ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर लगा होता है, ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो है आपके शुगर को लेके हमारे सेल के अंदर आता है। जैसे शुगर को लेके हमारे सेल के अंदर आता है, अब यहाँ का रिएक्शन आपको नहीं समझना है, यहाँ का कॉन्सेप्ट बस आपको समझना है। जैसे ये अंदर शुगर लेकर आता है, यहाँ पे एक चैनल होता है, वो हम आगे डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे एक चैनल होता है और जो आपका इंसुलिन होता है ना, इंसुलिन यहाँ पे छोटे छोटे पाउचेस में आपका इंसुलिन जो होता है इसके अंदर ऐसे जमा होता है। जैसे आपका शुगर यहाँ पे अंदर पहुंचता है, बीटा सेल कहाँ पे, पेनक्रियास के सेल के अंदर, जैसे आपका शुगर पहुंचा यहाँ पे, शुगर वो कन्वर्ट हो जाता है। आपको ये सब रटने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा सा हाई लेवल का है, लेकिन आप बस सिंपल सा एक फैक्ट समझिए। वो शुगर कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। आपको ये सब रटना नहीं है। जैसे शुगर हमारे अंदर गया, शुगर कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, और जैसे ये फॉस्फेट के अंदर ये जो कन्वर्जन होता है, एक एटीपी निकलता है। इसको मैं आगे भी डिटेल में समझाऊंगी ताकि ये चीज आपको हमेशा के लिए रट जाए। तो जैसे यहाँ पे ये एटीपी आता है, यहाँ पे आप ये समझ लो एक डोर है, यहाँ पे एक डोर लगा हुआ है। ये डोर को मैं आगे समझाऊंगी जब हम मास्टर डायग्राम को डिटेल में समझेंगे ना। तो ये जो डोर है ना, ये आज मेरा पेन क्यों नहीं काम कर रहा, ये जो डोर है ना, यहाँ पे जो डोर लगा हुआ है, ये ना एटीपी सेंसिटिव होता है। तो जैसे ही शुगर आपके सेल्स के अंदर घुसता है, कहाँ के, बीटा सेल के सेल के अंदर घुसता है, जैसे ही वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज, आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, इस रिएक्शन से एक एटीपी जो हमारी बॉडी की एनर्जी होती है उसमें कन्वर्ट होता है। और जैसे यहाँ पे अंदर एक एटीपी बनता है, एटीपी बनता है, ये वाला जो डोर होता है ना, ये बहुत सेंसिटिव होता है उसके लिए। और ये डोर सेंसिटिव होने की वजह से क्या होता है, ये डोर इनहिबिट हो जाता है। ये सब आगे जो मेडिसिन होती है ना, मार्केट की दवाइयां होती हैं, वो इन्हीं सारी चीजों पे काम करती हैं। तो आपको ये मैकेनिज्म समझना पड़ेगा अगर आपको मेडिसिन समझना है। तो क्या हुआ, जैसे ये डोर हो गया वो इनहिबिट हो गया। जैसे ये डोर इनहिबिट होता है, आपके बॉडी में एक और, उसी सेल में एक और डोर भी होता है, ये कैल्शियम का एक डोर होता है। अब मेरा पेंसिल क्यों नहीं काम कर, कैल्शियम का एक डोर होता है, उसी में एक और डोर होता है कैल्शियम का। तो जैसे ये डोर आपका बंद होता है, ये डोर ओपन हो जाता है, और ये डोर जैसे ही ओपन हो जाता है, आपके बाहर से कैल्शियम आपके सेल के अंदर घुसना स्टार्ट होता है। और जैसे ही आपका कैल्शियम घुसना स्टार्ट होता है, ये यहाँ पे आपके ये जो छोटे छोटे यहाँ पे ऐसे बलून्स बने हुए जिसके अंदर आपका इंसुलिन है, उसको पुश करता है, और जैसे ही वो पुश होता है, आपका इंसुलिन आपके बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है, और ये इंसुलिन निकल के आपके वापस ब्लड में आ जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, हमारी बॉडी में इंसुलिन जो होता है वो इस तरीके से सिक्रीट होना स्टार्ट होता है। आई होप ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा। अगर ये डायग्राम समझ में नहीं आएगा ना, तो आपको आगे चलकर कोई भी मेडिसिन का एक्शन समझ में नहीं आएगा। तो अभी हमने क्या देखा, सिंपल सी चीज है, उसके बाद आप मुझे बताना कि ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। हमारा जो शुगर है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलकर आपके ब्लड में चला गया, यहाँ पे आपका ये शुगर है, ठीक है। शुगर के बदले अगर हम इसको ग्लूकोज बोले तो ज्यादा सही होगा। जैसे ये ग्लूकोज की वैल्यू 70 mg पर डेसीलीटर के ऊपर जाती है, हमारे बॉडी में जो पैनक्रियाज के सेल्स होते हैं ना, ये हमारा पैनक्रियाज का सेल्स है, पैनक्रियाज के सेल्स के बीटा सेल्स के अंदर ना आपको छोटे छोटे ऐसे पाउचेस बने रहते हैं। इस पाउचेस में क्या होता है, आपके इंसुलिन होते हैं, और यहाँ पे एक डोर होता है, यहाँ पे एक डोर होता है, और यहाँ पे एक डोर होता है। तो जैसे यहाँ वाला जो डोर है उसका नाम है ग्लूट 2,
जैसे आपका शुगर बढ़ेगा, शुगर आके इस डोर के अंदर से, इस डोर की हेल्प की वजह से यहाँ पे अंदर आएगा, और जैसे ग्लूकोज आपके सेल के अंदर आता है, यहाँ पे एक रिएक्शन होता है जो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। इसके दौरान एक एटीपी रिलीज होता है। जैसे आपके सेल के अंदर एक एटीपी रिलीज होता है, ये वाला जो दरवाजा है उससे बहुत सेंसिटिव होता है, तो ये सेंसिटिव होने की वजह से ये डोर आप समझ लो कि क्लोज हो जाता है। जैसे ये डोर क्लोज होता है तो कैल्शियम का ये डोर ओपन हो जाता है। तो कैल्शियम का ये डोर जैसे ही ओपन होता है, अंदर कैल्शियम घुसना स्टार्ट करते हैं, और जैसे कैल्शियम घुसना स्टार्ट करते हैं, इस वाले छोटे छोटे बलून्स को पुश करते हैं, और ये बलून जब पुश होता है तो बाहर आपका इंसुलिन निकलता है, और ये इंसुलिन निकल के कहाँ आ जाता है, आपके ब्लड के अंदर आ जाता है। तो अभी आपके ब्लड में बस ग्लूकोज था और अभी आपके ब्लड में इंसुलिन भी हो गया। मतलब आपका ग्लूकोज, जैसे ही आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है, वो खुद आपके पैनक्रियाज के पास जाते हैं और बोलते हैं कि देखो, आपके बिना तो मेरा कहीं पे एंट्री नहीं है, तो मेरे साथ चलो। तो ये सारा रिएक्शन होता है, फिर वो इंसुलिन यहाँ पे आता है, और वो इंसुलिन जाकर हमारे 3 टारगेट ऑर्गन, कौन कौन से हैं, कौन कौन से 3 टारगेट ऑर्गन है, कौन कौन से 3 टारगेट ऑर्गन है, 3 टारगेट ऑर्गन कौन कौन से हैं? वेरी गुड। लिवर, किडनी, है ना, मसल, लिवर, ठीक है, और किडनी, है ना। 3 टारगेट ऑर्गन, जल्दी बताओ। यस, वेरी गुड। फैट, आपके फैट सेल्स जिसको हम एडिपोज टिश्यू भी कहते हैं, मसल, स्केलेटल मसल ज्यादा यूज करिए, स्केलेटन मसल और लिवर। ये आपका स्केलेटन मसल हो गया, ये आपका लिवर हो गया, ये आपका एडिपोज टिश्यू हो गया जिसको हम फैट भी कहते हैं। तो ये जब आता है, ये इंसुलिन आता है, ये इंसुलिन आकर इस मसल के अंदर एक रिएक्शन होता है यहाँ का, आपको पता है। अब मैं आपको ना एक सेल का एग्जांपल दिखा रही हूँ। ये सेल जो है, ये है आपका स्केलेटन मसल के, आपकी जो भी हाथ पैर, जो भी आपके स्केलेटन से जो भी मसल्स अटैच्ड है, उसको हम स्केलेटन मसल्स बोलते हैं। इसके अंदर जो ग्लूट फोर है, ग्लूट फोर क्या है, कोई भी ग्लूकोज को सेल के अंदर जाने के लिए ट्रांसपोर्टर की जरूरत होती है, तो ग्लूट फोर उसका अंदर होता है, बाहर नहीं होता है। इंसुलिन जैसे ही आके इसके वॉल से चिपकता है, यहाँ पे आके इंसुलिन यहाँ पे चिपक गया, और जैसे इंसुलिन यहाँ पे चिपक जाता है ना, ये एक रिएक्शन होना स्टार्ट होता है, और उस रिएक्शन की वजह से ये ग्लूट फोर जो दरवाजे हैं, ये आकर यहाँ पे इम्प्लांट हो जाते हैं। एक इंसुलिन आगे चिपकेगा, एक ग्लूट4, दूसरा इंसुलिन, तीसरा ग्लूट4। तो इस तरीके से बहुत सारे दरवाजे यहाँ पे आ गए, डोर्स आ गए। अब आपका जो शुगर है वो आराम से आपके सेल के अंदर चला जाता है। तो ये नेचुरल फेनोमेना है, ऐसा आपने कहीं पे पढ़ा ही नहीं होगा, क्योंकि ये जो चीज है, ये नॉर्मली एमबीबीएस में ही पढ़ाया जाता है, या फंक्शनल मेडिसिन में ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। क्योंकि मेडिसिन जो होते हैं ना, आपके इसी तरीके से काम करते हैं। कुछ मेडिसिन आके आपके इस डोर को एक्टिव कर देते हैं, कुछ मेडिसिन यहाँ पे काम करते हैं, तो अलग अलग मेडिसिन आपके इसी तरीके से काम करते हैं, जैसे आपको अभी मैंने ये समझाया है। तो जब आप ये मास्टर डायग्राम समझ जाओगे ना, तभी आप आगे चलकर मेडिसिन के एक्शन समझ पाओगे। ये सबको समझ में आया कि किस तरीके से इंसुलिन रिलीज किस तरीके से होता है। इंसुलिन हमें तो पता है कि आपने खाना खाया तो पैनक्रियास से इंसुलिन निकल गया, बट कैसे निकला इंसुलिन, उसको भी निकालने के लिए शुगर ही चाहिए। जब शुगर 70 mg के ऊपर जाएगा, तभी वो जाकर आपके पैनक्रियास के सेल्स के ऊपर जाएगा, और तब ये सारा रिएक्शन होगा, जिसकी वजह से इंसुलिन निकल के आएगा। इंसुलिन फिर टारगेट सेल्स पे जाएगा, सारे में डोज लगाएगा, और डोज लगने के बाद ही आपका शुगर जो है वो अंदर जा पाएगा। तो ये वाला समझ में आया? डिफिकल्ट तो नहीं लगा? मैंने सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है, जितना मैं सिंपल समझा सकती हूँ। गुड मॉर्निंग, सब जगह हुए हैं ना? समझ में आया? ठीक है, रेशमा जी को समझ में आया। तभी आप एक्शन ऑफ मेडिसिन समझ पाओगे, अगर आप ये मास्टर डायग्राम, ये हमारा मास्टर डायग्राम है आज का, ठीक है, ये हमारा मास्टर डायग्राम है। इसको अगर आप समझ गए तो आगे चलकर जो भी हम अगले क्लास में मेडिसिन पढ़ेंगे, तो वो सारी चीजें आपको समझ में आएंगे। चल, अब हम इंसुलिन रेगुलेशन पे बात कर रहे हैं। इंसुलिन रेगुलेशन में 3 चीजें, इंसुलिन बनती कैसे है, इंसुलिन रिलीज कैसे करती है, जो हमने देखा, और इंसुलिन का एक्शन क्या है, वो भी अभी हमने देखा। अब इंसुलिन के रेगुलेशन में लास्ट टाइम पे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इंसुलिन जो होते हैं, वो आपके जो बीटा सेल्स के अंदर होते हैं। जब ये बीटा सेल्स के अंदर होते हैं, तो ये इस तरीके के होते हैं। मतलब इसमें 4 चीजें होती हैं, एक सिग्नल सीक्वेंस होता है, एक बी चेन होता है, एक ए चेन होता है, एक सी पेप्टाइड होता है। जब ये प्रो इंसुलिन,
और जब ये कन्वर्ट होता है इंसुलिन में तो इसका ये सिग्नल सीक्वेंस टूटकर हट जाता है, ये निकल जाता है, इधर आप देख रहे हो, और बस आपका अल्फा बीटा एक सी पेप्टाइड के साथ ज्वाइंट होता है। लेकिन जब ये प्रो इंसुलिन इंसुलिन में कन्वर्ट होता है तो आपका अल्फा और बीटा ही कनेक्टेड रह जाता है, बाकी का सी पेप्टाइड बाहर निकल जाता है। इसीलिए मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था कि सी पेप्टाइड, अगर कोई पर्सन है जिसको जो इंसुलिन की दवा ले रहा है, हम नॉर्मल एक पर्सन जो इंसुलिन इंजेक्ट नहीं कर रहा है, उसका अगर हमें चेक करना होगा इंसुलिन का लेवल, तो हम नॉर्मल इंसुलिन का लेवल चेक करेंगे जो बॉडी खुद बना रहा है, जिसको हम एंडोजीनस इंसुलिन कहते हैं। लेकिन अगर कोई पर्सन है जो बाहर से इंसुलिन ले रहा है, तो उसका हम इंसुलिन नहीं चेक करेंगे, क्योंकि अगर बाहर से एक पर्सन है, ये पर्सन है जो मेडिसिन पे है, डायबिटीज की मेडिसिन पे है, और ये पर्सन है जो इंसुलिन पे है, तो ये जो पर्सन डायबिटीज की मेडिसिन पे है, इसके बॉडी के अंदर जो भी इंसुलिन होगा वो उसका खुद का बनाया हुआ इंसुलिन होगा। लेकिन ये जो पर्सन है जिसकी बॉडी में वो इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहा है, इसकी बॉडी में कुछ इंसुलिन के इंजेक्शन जो आए हुए हैं बाहर से, इंसुलिन के इंजेक्शन से जो इंसुलिन आए हैं वो है, और ये जो बॉडी उसका प्रोड्यूस कर रहा है वो वाला इंसुलिन है। लेकिन ये दो इतने सिमिलर होते हैं कि बॉडी उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम बस इंसुलिन का टेस्ट करेंगे तो हमें अप्रोप्रिएट रिजल्ट नहीं मिलता है। तो इसलिए जो लोग इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं, उनकी बॉडी में इंसुलिन कितना बन रहा है, इसके लिए हम ऑलवेज सी पेप्टाइड का टेस्ट करते हैं। अब सी पेप्टाइड क्या होता है? प्रो इंसुलिन जब इंसुलिन में कन्वर्ट होता है तो उसका एक पार्ट होता है सी पेप्टाइड। तो अगर आपके ब्लड में 1 यूनिट इंसुलिन आया है तो एक सी पेप्टाइड भी उसके साथ ही आएगा। तो जब हम सी पेप्टाइड का टेस्ट करते हैं तो हमें एग्जैक्ट इंसुलिन बॉडी कितना बना रही है उतना हमें उससे अंदाजा पता चलता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट में भी बताया था। अभी सबको समझ में आया ये क्या होता है, सी पेप्टाइड क्या होता है, इंसुलिन बनता कैसे है, उसका रेगुलेशन कैसा है? देखिए, जो भी मैं पढ़ाते जा रही हूँ ना, प्लीज नोट्स बनाइए। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो एक्चुअली समझ में नहीं आएगा। ठीक है? तो अगर आपके पास कोई पर्सन है जो डायबिटीज का पर्सन है और वो इंसुलिन ले रहा है और हमें चेक करना है कि ओके फाइन, अभी उसकी बॉडी कितना इंसुलिन बना रही है। वेरी गुड रेशमा जी। तो आपको सी पेप्टाइड का टेस्ट करना होता है। हमारे जितने भी टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट्स है ना, सबका हम सी पेप्टाइड का ही टेस्ट करके देखते हैं। ठीक है? अब जो सिंगल ये अगर ये जो आपका ये वाला है, ये जो आपका प्री प्रो इंसुलिन है, ये जो प्री प्रो इंसुलिन है जो पहला वाला है, इसमें टोटल, अच्छा एक बात बताओ, आ, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें जो राउंड राउंड है, कौन बताएगा? ये सारी चीजें राउंड राउंड, ये तो इंसुलिन है, लेकिन ये जो राउंड राउंड चीज है ये क्या है? अब इंसुलिन जो है वो किसी चीज से तो बना हुआ है ना। तो ये जो राउंड राउंड चीज दिख रही है, अल्फा यूनिट बीटा यूनिट जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जो प्रो इंसुलिन है, आपका प्रो इंसुलिन है वो 86 यूनिट से बना होता है। लेकिन जब ये टूट कर लास्ट में आता है तो आपका एक 21 यूनिट्स और एक 30 यूनिट्स, मतलब एक इंसुलिन के जो वो होते हैं वो 51 यूनिट्स होते हैं इसमें। तो ये यूनिट्स क्या है? ये जो राउंड 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 चीज आपको इंसुलिन में दिख रही थी, ये क्या है? कोई बता सकता है वो क्या है? ये जो राउंड राउंड चीज दिख रही है इंसुलिन जैसे ऐसे बना हुआ, ये क्या है? वेरी गुड, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन से बना हुआ है। इसीलिए कहते हैं डायबिटिक पेशेंट के लिए हेल्दी प्रोटीन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा जो इंसुलिन होता है वो अमाइनो एसिड से बना होता है। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन का इंटेक कम है, अगर आप अपने डायबिटीज पेशेंट को प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं दे रहे हो, उनके डाइट प्लान में आप प्रोटीन नहीं दे रहे हो, एक भी अमाइनो एसिड्स का अगर सीक्वेंस खराब होगा तो आपका इंसुलिन जो होता है वो डिफेक्टिव बनना स्टार्ट होगा। और इंसुलिन अगर अच्छे से वर्क नहीं करेगा तो ऑब्वियसली आपका अगर ताला ही खराब हो जाएगा तो लॉक में जाकर लगेगा ही नहीं। तो इसीलिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप कोई डायबिटिक पेशेंट का डाइट प्लान बनाते हो। तो इसीलिए कोशिश करो उनको कंप्लीट प्रोटीन देने की कोशिश करो, जिससे उनको सारा कुछ बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपके ये सारे आपके अमाइनो एसिड्स जो अलग अलग अमाइनो एसिड्स होते हैं हमारी बॉडी में, वो सारे अमाइनो एसिड्स है। तो इसमें अगर मुझे याद रखना होगा, अगर आप आगे सर्टिफिकेशन के लिए जाओगे तो ये सब क्वेश्चन आ सकता है कि जो ए यूनिट है उसमें 21 अमाइनो एसिड्स होते हैं और बी यूनिट जो होते हैं उसमें 30 अमाइनो एसिड्स होते हैं। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है जो हम आगे देखेंगे टाइप 1 डायबिटीज में। टाइप 1 डायबिटीज जो होता है उसमें हम दूध क्यों बंद करवाते हैं? क्योंकि दूध का जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है, जो कैसीन होता है, उसका भी स्ट्रक्चर आपके इंसुलिन के जैसा ही होता है। तो जब आपका दूध का प्रोटीन आपके लीकी गट होने की वजह से आपके ब्लड में आता है और बॉडी उसको एज अ फॉरेन पार्टिकल
उसका बहुत सिमिलर होता है। तो एज अ फॉरेन पार्टिकल जब उसको ट्रीट करती है ना, तो अपने भी इंसुलिन, क्योंकि दोनों एक जैसा ही दिखता है, तो इसी को मारना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से आगे चलकर बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज होने के जो चांसेस होते हैं वो और ज्यादा हो जाते हैं। और जैसे आप उनको दूध बंद करवाते हो, उनके में आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो सी पेप्टाइड क्या है? सी पेप्टाइड एक मार्कर है जो आपको एंडोजेनस, मतलब बॉडी में जो इंसुलिन सिंथेसाइज हो रहा है, और एक्सोजीनस जो बाहर से इंसुलिन आप ले रहे हो, उन दोनों को डिफरेंशिएट करने का एक तरीका होता है, जो हम सी पेप्टाइड के टेस्ट से पता करते हैं। तो सी पेप्टाइड का एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है डायबिटीज के पेशेंट्स में। रिलीज मैंने आपको समझाया कि डायबिटीज में जो इंसुलिन होता है वो रिलीज कैसे होता है, तो उसके पीछे एक कैस्केड ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस। इस रिएक्शन की वजह से हमारी बॉडी में जो इंसुलिन होता है वो निकलना स्टार्ट होता है। ठीक है, आई होप इंसुलिन का रेगुलेशन, ये देखो यहाँ पे वो फोटो यहाँ पे भी है। जैसे आपका शुगर आपके उसमें गया, यहाँ पे आपके, ये आपका बीटा सेल है, बीटा सेल, पैनक्रियास का बीटा सेल है। यहाँ पे ग्लूट 4 एक दरवाजा है, एक ग्लूट 4 है। जैसे ही वो ग्लूट 4 आता है, एक ग्लूकोकाइनेज एक एंजाइम होता है, वो उसको कन्वर्ट करता है और एटीपी रिलीज होता है। जैसे ही वो एटीपी रिलीज होता है, यहाँ पे पोटेशियम चैनल्स होते हैं, ये पोटेशियम चैनल इनहिबिट हो जाते हैं, रुक जाते हैं, बंद हो जाते हैं, आप ये समझ लो। जिसकी वजह से क्या होता है, दरवाजा डीपोलराइज हो जाता है। सेल्स डीपोलराइज होने की वजह से कैल्शियम चैनल ओपन हो जाता है और कैल्शियम अंदर इन्फ्लक्स करना स्टार्ट करता है। और जैसे ही कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है, तो इंसुलिन के जो वेसिकल्स होते हैं उसको वो पुश करता है, और पुश करने की वजह से आपका जो इंसुलिन होता है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ आपकी डायबिटीज की मेडिकेशंस यहाँ पे काम करती हैं, कुछ डायबिटीज की मेडिकेशंस यहाँ पे काम करती है। इसीलिए आपको ये मास्टर डायग्राम समझाया था मैंने, ताकि आप आगे मेडिसिन का, अगर आप ये समझ गए ना, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मेडिसिन समझना आपके लिए पीस ऑफ केक हो जाएगा, इतना इजी हो जाएगा अगर आप ये मैकेनिज्म समझ जाओगे। तो ये मास्टर डायग्राम यहाँ तक सबका क्लियर है? कोई भी डाउट? इशक जी, रंजन जी, कोई भी डाउट यहाँ तक? किसी को कोई भी डाउट यहाँ तक? ये मास्टर डायग्राम सबको समझ में आया? बीटा सेल्स का रिलीज कैसे होता है? ठीक है। इंसुलिन का रिलीज अभी मैंने आपको बताया, ग्लूकोज जो होता है वो की रेगुलेटर होता है। और अभी आपको मैंने एक चीज बताई है, इंसुलिन को और एक चीज और रिलीज करती है, एक चीज और रिलीज करती है, जो हम आगे, जब हम आगे हम जीएलपी और जीआईपी पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको सिखाऊंगी। लेकिन इसकी शुरुआत मैंने आपको पता है कब की थी? जब मैं एनएचएस या एटीएनसी पढ़ा रही थी, मुझे याद नहीं है, मैंने उसमें एक चीज का नाम बताया था, इनक्रिटिन। किसी को याद है ये वर्ड इनक्रिटिन? ये मैंने बहुत पहले बताया था, बहुत पहले बताया था, मुझे याद भी नहीं है। जब मैं डायबिटीज एनएचएस या कब मैं पढ़ा रही थी, तब मैंने इंक्रेटिन बताया था कि जब आप लाइव फूड लेते हो तो इंक्रेटिन जो होता है एक वो उसका काम करता है, एक पुलिस मैन का काम करता है, ट्रैफिक सिग्नल का पुलिस का काम करता है। ये आपके जो लाइव एंजाइम्स होते हैं आपके फूड में, उससे कोऑर्डिनेट करता है। आपको मैंने नेचुरोपैथी कॉन्सेप्ट में समझाया था इंक्रेटिन के बारे में। चलो, सब भूल गए। अच्छा, रेशमा जी को याद है? चलो कोई नहीं, आगे तो हम डिस्कस करेंगे, बट इस बार हम एमबीबीएस पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिस्कस करेंगे। तो इंक्रेटिन जो होता है ना, जैसे आपका पेट में खाना जाता है, तो पेट में जैसे आपका खाना जाता है, जैसे आपका बॉडी शुगर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है, तो आपके जो इंटेस्टाइन के सेल्स होते हैं ना, आगे मैं इसको डिटेल में लूंगी, ये इंटेस्टाइन के जो सेल्स होते हैं ना, वो इंक्रेटिन बनाते हैं, जीएलपी और जीआईपी। और ये भी जाके आपके पैनक्रियाटिक सेल्स को ना प्रेशर डालते हैं इंसुलिन बनाने के लिए। तो ये नेचुरली हमारी बॉडी में होता है। तो बस आपका इंसुलिन ना अलग अलग तरीके से बनता है, इसीलिए कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो इसको बढ़ा देती है, कुछ मेडिसिन होती हैं जो इसको बढ़ा देती हैं। अब जब ये एंजाइम, आपने खाना खा लिया, आपका शुगर बन गया, आपका इंसुलिन जितना बनना था वो बन गया, उसके बाद एक एंजाइम, एक हार्मोन आता है जो इन दोनों को आके डैमेज कर देता है, डीपीपी। ये आके इसको डैमेज कर देता है। जब इसको ये डैमेज कर देगा तो इंसुलिन बनना बंद हो जाएगा। कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जो इसको बंद कर देती है, इसको मार देती है, जिसकी वजह से ये दोनों जो आपका बना हुआ है, ये परमानेंटली आपके इंसुलिन को रिलीज करने में हेल्प करेगा। जब मेडिसिन समझोगे तब ये और समझ में आ जाएगा, अभी मैं आपको बस जस्ट बता रही हूँ। तो ये इंक्रेटिन भी आपकी शुगर को निकालता है। अभी आप इंक्रेटिन भूल जाओ, मैंने आपको बस अभी जस्ट बताया ताकि आप आगे की मेडिसिन समझ पाओ। तो यहाँ पे क्या लिखा है? ग्लूकोज क्या है? की रेगुलेटर है इंसुलिन सेक्रेशन का। बीटा सेल से अगर हमें इंसुलिन निकालना है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो आपका ग्लूकोज होता है। जैसे आपका ग्लूकोज का लेवल 70 mg पर डेसिलीटर से ऊपर जाता है, वो आपका ट्रांसपोर्ट होता है बीटा सेल पे, और किसके वाया? GLUT2 के वाया ट्रांसपोर्ट होता है।
हमारे बीटा सेल के अंदर ग्लूकोकाइनेज है जो आपके ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से, जिसके दौरान आपका एक एटीपी रिलीज होता है, और ये एटीपी क्या करता है, जो आपका पोटेशियम चैनल वाला दरवाजा है उसको इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से आपका जो मेम्ब्रेन है वो डीपोलराइज। अभी डीपोलराइजेशन और पोलराइजेशन में मत जाओ, सिंपल याद रखो, एक डोर जब बंद होता है, पोटेशियम का डोर जब इनहिबिट होता है तो कैल्शियम का डोर ओपन हो जाता है, कैल्शियम अंदर आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे इंट्रासेलुलर कैल्शियम बढ़ता है, आपके जो छोटे छोटे वेसिकल्स में जो इंसुलिन बना हुआ है उसको वो लीक हो जाता है, वो बाहर निकल जाता है, जिसको हम इंसुलिन रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में इंसुलिन रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। अब एक्शन ऑफ इंसुलिन क्या है कि जैसे आपने वो किया, आपके टारगेट सेल्स के पास पहुंचा, आपके टारगेट सेल्स के अंदर ग्लूट4 अंदर घूम रहा है, और जैसे आपका इंसुलिन आके यहाँ पे, इंसुलिन यहाँ पे आके अटैच होता है, आपका जो आपका ग्लूट4 है वो ग्लूट4 आके यहाँ पे दरवाजे ओपन हो जाते हैं, और आपका जो ग्लूकोज है वो आपके सेल के अंदर चला जाता है। तो इस तरीके से आपका जो इंसुलिन है वो आपके टारगेट सेल्स के ऊपर काम करता है। ये यहाँ पे देखो एग्जाम्पल है, ये आपका इंसुलिन है, ये इंसुलिन रिसेप्टर है। जैसे इंसुलिन रिसेप्टर पे आके वो अटैच हुआ, ग्लूट4 जो है, ग्लूट4 आके आपके ग्लूकोज यहाँ पे बाहर वेट कर रहा है कि अभी ये दरवाजा बाहर इम्प्लांट होगा। जैसे इंसुलिन आकर यहाँ पे चिपका, आप देखो ये ग्लूट4 आके यहाँ पे इम्प्लांट हो गया, और ग्लूकोज जो था वो सब आपके अंदर चला गया। तो इस तरीके से आपकी बॉडी में जो इंसुलिन है वो उस तरीके से काम करता है। तो अभी हमने इंसुलिन का सिंथेसिस देखा, हमने इंसुलिन कैसे बनता है, प्री इंसुलिन से प्री इंसुलिन में कन्वर्ट होता है, फिर इंसुलिन में कन्वर्ट होता है, सी पेप्टाइड टूट जाता है। फिर हमने इंसुलिन का सिक्रीशन देखा कि इंसुलिन सेक्रीट कैसे होता है। फिर हमने इंसुलिन का आपका एक्शन देखा कि इंसुलिन एक्शन कैसे लेता है, किस तरीके से इंसुलिन आता है और आपके सेल्स के ऊपर चिपकता है, जो भी हमारे टारगेट सेल्स है उसके ऊपर चिपकता है, और आपका ग्लूट4 जो दरवाजा अंदर छुपा है वो बाहर आ जाता है, बाहर आता है और ग्लूकोज को अपने अंदर ले लेता है। तो इस तरीके से आपकी बॉडी में इंसुलिन सेक्रीट होता है, इंसुलिन का एक्शन होता है, और इंसुलिन रिलीज होता है। आई होप इंसुलिन रेगुलेशन का टॉपिक आप सबको क्लियर होगा। तब हम पैथोजेनेसिस ऑफ डायबिटीज के ऊपर आएंगे। इंसुलिन का रेगुलेशन का सबको समझ में आ गया, इंसुलिन कैसे रेगुलेट होता है बॉडी में। अगर आप ये समझोगे तभी आप आगे जब हम इंसुलिन का चैप्टर लेंगे ना, तो क्योंकि मैं हर एक चीज टॉप टू बॉटम सब कुछ रिवाइज कर रही हूँ, हर एक चीज रिवाइज कर रही हूँ यहाँ पे। पैथोजेनेसिस क्या हुआ, पैथोजेनेसिस का मतलब डायबिटीज शुरुआत कैसे हुआ, मतलब पैथोजेनेसिस का मतलब जो आपकी डिजीज है वो प्रोग्रेस कैसे कर रही है। अब अगर हाइपोग्लाइसीमिया की हम बात करें, यहां तक सबका क्लियर है, यहां तक सबका क्लियर है, आगे बढ़े। अब हम पैथोजेनेसिस ऑफ डायबिटीज देखेंगे, डायबिटीज किस तरीके से हो रहा है हमारी बॉडी। चल, अब बेसिक नॉलेज की अगर मैं बात करूं तो हम सबको कहीं ना कहीं पता है कि टाइप 1 जो डायबिटीज होता है उसमें बॉडी ऑटो इम्यून कंडीशन में चली जाती है। ऑटो इम्यून कंडीशन का मतलब क्या है, थाइमस ग्लैंड हमारी बॉडी में किस एज तक एक्टिव रहता है, थाइमस ग्लैंड हमारी बॉडी में किस एज तक एक्टिव रहता है। नहीं पता किसी को भी? अगर आप लोग बस सुनने के मूड में हो कि बस सुनना ही है, 14 ईयर्स, 12 साल, 12 से 15 साल के अंदर है सारा। थोड़ा सा ना इंटरेक्ट करो, और दूसरी चीज जो मैंने लास्ट टाइम पढ़ाई है ना उस सबको याद रखो, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं होगा ये सब पढ़ने का भी। डायबिटीज एडुकेटर का कोर्स कर रहे हो तो डायबिटीज बेसिक चीजें भी हमें पता होनी चाहिए। टाइप 1 डायबिटीज क्या है, एक कंडीशन होता है जिसमें बॉडी आपके इंसुलिन नहीं बना पा रही। टाइप 1 डायबिटीज एक ऑटो इम्यून कंडीशन हो जाता है जहां पे आपकी बॉडी जो है, खासकर जो हमारी टी सेल्स होते हैं, हमारी बॉडी में जो हमारे डब्ल्यूबीसीज होते हैं, ये हमारी बॉडी में फाइटर का काम करते हैं। फाइटर में डब्ल्यूबीसीज में एक होता है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट जब बनता है तो एक जो लिम्फोसाइट होता है वो आपके थाइमस ग्लैंड से निकलकर बाहर निकलता है, जिसको हम टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं, टी सेल्स कहते हैं। और एक आपके बोन मैरो से बाहर डायरेक्टली निकलता है, वो थाइमस में नहीं जाता। थाइमस में वो जाते हैं जो कमांडो की ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं, उनको स्पेशल ट्रेनिंग मिली होती है, ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है। बी सेल्स जो हमारे बोन मैरो से निकलते हैं, तो थाइमस से जो आपका लिम्फोसाइट ट्रेनिंग लेकर निकलता है उसको हम कहते हैं बी लिम्फोसाइट्स।
उसको हम बी टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। टी लिम्फोसाइट्स वाले जो सेल्स होते हैं ना, ये कैंसर के सेल्स को भी पकड़ लेते हैं। ये आपकी जो सेल्स डैमेज हो रहे हैं या जो सेल्स खराब हो रहे हैं उनको भी पकड़ लेते हैं। बाहर से कोई ऐसी चीज आई है जो हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है, उनको भी पकड़ लेते हैं। क्यों? इनको स्पेशल ट्रेनिंग मिली होती है, नॉर्मल टी सेल्स नहीं होती है, कमांडो सेल्स होते हैं। तो ये जो टी सेल्स होते हैं ना, ये इनके पास एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है ये पहचानने के लिए कि ये वाला सेल मेरा अपना है और ये वाला सेल मेरा बाहर का है। तो इनके में एक सेल्फ टॉलरेंस होता है। इनको पता चलता है कि ओके, ये वाला जो चीज है ना वो मेरे अंदर बॉडी बना रही है और ये वाली चीज बाहर से आई है, तो बाहर से चीजों को हम मार देंगे, अटैक कर देंगे। जब हमारे ये सेल्स जो होते हैं ना, ये पागल हो जाते हैं या इनको सेंस करना भूल जाते हैं, इसका भी एक रीजन है, आगे मैं बताऊंगी। तब हमारी बॉडी में यही जाकर आपके ही बीटा सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारे टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है, जो साइटोटॉक्सिक जो आपका टी सेल्स होता है बेसिकली, वही आपके एंडोजीनस जो आपके बीटा सेल्स होते हैं उसको एंटीजन समझ लेता है, उसको दुश्मन समझ लेता है और उसी को जाकर पर्टिकुलरली उसको मारना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे सेल्फ टॉलरेंस खत्म हो जाता है, हमारे सेल का सेल्फ टॉलरेंस खत्म हो जाता है। सेल्फ टॉलरेंस का मतलब होता है हमारी बॉडी में एक सेंस होता है कि कौन सी चीज मेरी है और कौन सी चीज नहीं है। जब हम वो डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे तो हम अपनी चीज को भी मारना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसको हम सेल्फ टॉलरेंस बोलते हैं। ये भी एक एमसीक्यू का क्वेश्चन है, सेल्फ टॉलरेंस। तो सेल्फ टॉलरेंस रेफर्स टू द लैक ऑफ इम्यून रिस्पॉन्सिवनेस टू वंस ओन टिश्यू एंटीजेंस। हमारे ही बॉडी को हम रिस्पॉन्स करना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो टाइप 1 डायबिटीज में क्या हो रहा है, जेनेटिक एबनॉर्मलिटी होता है। वो क्या है अभी मैं आपको बताऊंगी। और कुछ इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स भी होते हैं। देखो, जब हमें ये चीजें पढ़ाई जा रही थी ना, तो हमें बताया गया था कि जेनेटिक एबनॉर्मलिटी, अभी मैं आपको बताती हूँ कि एचएलए जीन में क्या होता है, क्यों हमारा जेनेटिक एबनॉर्मलिटी ये अ, अगर मम्मी भी डायबिटिक है, पापा भी डायबिटिक है और जीन्स में डिफेक्ट हो गया है, तो जेनेटिक एबनॉर्मलिटी की वजह से भी टाइप 1 डायबिटीज होता है। इसलिए कभी कभी कुछ बहुत छोटे बच्चों में भी डायबिटीज देखा जाता है। और एक चीज बोली जाती है इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स। बोला जाता है कभी कभी कुछ वायरस की वजह से भी आपको डायबिटीज हो सकता है, बहुत अलग अलग कारण बोले जाते हैं, बट कोई भी यहाँ पे वैक्सीन के बारे में बात ही नहीं करता। बहुत सारे बच्चे जो वैक्सीन ले रहे हैं वो भी इतने टॉक्सिक चीजें होती हैं कि वो भी जाकर हमारी बॉडी में डैमेज करती हैं आपके पैनक्रियाटिक सेल्स को। बट क्या है, मीडिया है, वहां पे वैक्सीन को मेन प्रमोट किया जाता है, तो उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। तो इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स में बहुत सारी चीजें होती है, प्रेगनेंसी के दौरान भी, या बच्चे को आप ऐसी चीजें खिला रहे हो जिससे बहुत सारे टॉक्सिन्स भी बॉडी में जा रहा है, तो भी बच्चे में जो बीटा सेल्स होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं। अभी हम इन दोनों रीजन को आगे देखते हैं। लॉस ऑफ टॉलरेंस का मतलब हुआ है कि बॉडी डिफरेंशिएट करना भूल जाती है कि कौन अपना है कौन पराया है, जिसकी वजह से और जिसकी वजह से आपका जो टी सेल्स है वो खुद ही आपके ही बीटा सेल्स को अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और जब बीटा सेल्स बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, बीटा सेल्स की मात्रा कम होना स्टार्ट हो जाती है, व्हाट इट लीड्स टू डिक्रीज इन इंसुलिन। इंसुलिन कम होने लगता है और जब इंसुलिन कम होने लगता है तो आपकी बॉडी हाइपरग्लाइसीमिया में कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए वहां पे ये बोला जाता है कि अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज हो गया है तो हमेशा के लिए आपको इंसुलिन का इंजेक्शन ही लेना पड़ता है। अब हम आते हैं जेनेटिक एबनॉर्मलिटी में। तो आपको बस ये बेसिक इंफॉर्मेशन मैं दे रही हूँ कि जेनेटिक एबनॉर्मलिटी बेसिकली होती क्या है। हमारी बॉडी में हम सबको पता है कि हमारे सेल्स के अंदर, हर एक सेल के अंदर, जितने भी आपकी बॉडी के अंदर सेल है सबके अंदर न्यूक्लियस होता है। ये डीडीएचएन वालों ने बहुत ही डिटेल में पढ़ा हुआ है। न्यूक्लियस होता है, हर एक न्यूक्लियस के अंदर आपका डीएनए होता है। इस डीएनए के अंदर हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 क्रोमोसोम के पेयर। 23 क्रोमोसोम, जैसे ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है। मेरी आंख का कलर ब्लैक होगा या ब्राउन होगा वो मेरे पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। तो मेरे पेरेंट्स से आएगा ब्लैक कलर, मेरी मम्मी से आया ब्राउन कलर, दोनों में से जो डोमिनेंट हुआ वो मेरी आंखों का कलर हो गया। तो हर एक चीज का अपना एक जीन होता है। अब मुझे एक बात बताओ, ये एक पर्सन का क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। अब आप बता सकते हो ये चीज देखकर कि ये जो क्रोमोसोम का फेनोटाइप आपको यहाँ पे मैंने दिया है, ये मेल का है या फीमेल का है? कोई बता सकता है? बहुत ही सिंपल सा बच्चों वाला क्वेश्चन मैंने पूछा है। ये क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को देखकर कोई बता सकता है कि ये मेल का है या फीमेल का है? बताओ बताओ। मेल, मेल, बोथ, मेल। कैसे पता चला मेल? कैसे, जानवी जी कैसे बताया मेल?
और रंजन जी बोथ कैसे, वेरी गुड रेशमा जी। एक्स वाई हमारे क्रोमोसोम्स में जो हमारा लास्ट वाला क्रोमोसोम का पेयर है, आप उसमें देख रहे हो यहाँ पे एक्स वाई है। अगर ये एक्स एक्स होता तो ये फीमेल होती, यहाँ पे एक्स वाई है तो ये मेल है। तो ये जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है ये मेल है। तो जो हमारा सिक्स्थ क्रोमोसोम होता है ना, ये जो सिक्स्थ क्रोमोसोम है, ये से आप देखो यहाँ पे मैंने बताया ना, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपके क्रोमोसोम्स होते हैं, डीएनए इस तरीके से स्पाइरल होता है, उस क्रोमोसोम के अंदर आपका डीएनए होता है। अब ये डीएनए के अंदर क्या होता है, डीएनए के अंदर हमारे जीन्स होते हैं। अब ये जीन में अगर डिफेक्ट होता है तो इसमें कौन सा जीन होता है, इसमें हमारा एचएलए का जीन होता है। उतना डिटेल में आपको नहीं जाना, बस इतना समझ के रखो कि टाइप 1 डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उनका जो सिक्स्थ क्रोमोसोम होता है वो भी याद रखने की जरूरत नहीं है। तो उनका एचएलए जो जीन होता है ना, जो सिक्स्थ क्रोमोसोम, ये देखो इनका सिक्स्थ क्रोमोसोम है, ये सिक्स्थ क्रोमोसोम में ये जो पार्ट है ये इसका एचएलए रीजन है। इस एचएलए रीजन में जब डिफेक्ट होता है, अब होता क्या, ये जो एचएलए जीन है, हर एक जीन आगे चलकर प्रोटीन्स बनाते हैं। ये हर एक जीन, जितने भी जीन है ना, ये सारे जीन प्रोटीन्स बनाते हैं, सारे जीन प्रोटीन्स बनाते हैं। तो ये जो जीन है वो एक प्रोटीन बनाता है जिसको हम कहते हैं एमएचसी, हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। अब ये जो प्रोटीन है ये एक प्रोटीन बनाता है। अब ये हमारा टी सेल है। अभी मैं आपको एक जनरल में समझा रही हूँ, इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपके मैं कॉन्सेप्ट को बता रही हूँ। ये टी सेल है, ये जो एचएलए प्रोटीन बनाता है, ये इसके ऊपर आके ये एमएचसी जो है ये आके चिपक जाता है। अब ये ना बताता है, ये इसको गाइड करता है, क्योंकि इसकी तो आंखें नहीं है ना, ये इसको गाइड करता है कि देखो ये वाला जो है ना ये अपना है, इसको मत मारो, ये वाला जो इसको मार दो। जब हमारे इसमें जेनेटिक डिफेक्ट होता है तो इसमें जेनेटिक डिफेक्ट होने की वजह से, एचएलए प्रोटीन की जेनेटिक डिफेक्ट होने से ये जो प्रोटीन बन रहा है ना हमारा एमएचसी, ये भी डिफेक्टिव हो जाता है। ये जब डिफेक्टिव हो जाता है तो टी सेल्स के ऊपर आकर जब हमारा एमएचसी चिपकता है तो ये एमएचसी क्या है, ये डिफेक्टेड एमएचसी है। अब ये इसका सेल्फ टॉलरेंस खत्म हो गया, अब ये इसको सही रास्ता नहीं दिखा पाता है कि ये अपना ये पराया, ये बोलता है सब दुश्मन है, मारना स्टार्ट करो, ऐसी चीज आई है बॉडी में, इसको मारना स्टार्ट करो। और वो चीज, अब जैसे मैंने आपको बताया, दूध का जो कैसीन है और जो हमारी बॉडी का इंसुलिन है वो लगभग सेम जैसा ही दिखते हैं। अब ये हमारा बॉडी डिफेक्टिव होने की वजह से या कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से आपका वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से वो उसको भी मार रहा है और अपने इंसुलिन को भी मार रहा है। अब वो बोल रहे हैं इंसुलिन बन कहां से रहा है, उसकी फैक्ट्री को ढूंढो। और फैक्ट्री को ढूंढते ढूंढते वो पैनक्रियाज में पहुंच जाते हैं, पैनक्रियाज के बीटा सेल्स को मारना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हमारा बीटा सेल का जो जीन है, उसमें जो क्रोमोसोम नंबर 6 है एचएलए, उसका जो एचएलए प्रोटीन है वो उसमें प्रॉब्लम होने की वजह से, एचएलए जीन सॉरी, इसमें प्रॉब्लम होने की वजह से किसी को टाइप 1 डायबिटीज होता है। तो अगर किसी के टाइप 1 डायबिटीज को रूल आउट करना होता है तो उसका जीन एनालिसिस जब किया जाता है तो उसमें एचएलए जीन में अगर डिफेक्ट पाया जाता है तो उसको फिर टाइप 1 डायबिटीज बोला जाता है कि आपका ये डिफेक्ट की वजह से आपको टाइप 1 डायबिटीज हुआ है। ये रटने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैंने ये चीज डाली है। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में एमबीबीएस को क्या पढ़ाया जाता है कि वायरस के नोन की वायरस की वजह से हो सकता है, और कोई भी वायरस हमारी बॉडी में आया और बॉडी ने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाया और एंटीबॉडीज बनाने की वजह से उस वायरस पे अटैक करना स्टार्ट किया, और जिसकी वजह से बॉडी, ओके सीमा जी, उसकी वजह से जो बॉडी है, अब वहां पे क्योंकि आप देखो ना कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर क्या बोलते हैं, ओके ये बीमारी वायरस की वजह से हुई है, ये बीमारी बैक्टीरिया की वजह से हुई है, ये बीमारी आपकी वजह से नहीं, उस वायरस ने आपके ऊपर अटैक किया। तो वहां पे बोला जाता है कि वायरस कोई आया आपकी बॉडी में, बॉडी ने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाया और उसमें जाके बीटा सेल्स को मारना स्टार्ट किया। और मॉलिक्यूलर मिमिक्री का मतलब होता है आपकी बॉडी में जो चीज है बॉडी उसी की तरह मिमिक्री करना स्टार्ट कर देती है और अपनी ही चीजों को अटैक करना स्टार्ट कर देती है। इसीलिए बहुत सारे केसेस में ये देखा जाता है कि पहले आपका इंसुलिन थोड़ा सा मतलब कम है, लेकिन आगे चलकर टाइप 1 डायबिटीज की बात कर रही हूँ, टाइप 1 डायबिटीज में भी मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। टाइप 1 डायबिटीज में जो बच्चे होते हैं ना 5 साल तक उनका इंसुलिन सही होता है, 5 साल के बाद वो एकदम स्टैटिक हो जाता है, क्योंकि जितना बॉडी बना रहा है उतना डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है, क्योंकि बॉडी में ये जो चीजें है ना ऑटो जो मारने की जो पावर है वो बढ़ती जा रही है। और 10 साल के बाद वो डिक्रीज होना स्टार्ट होता है और लगभग 10 से 15 साल के बीच में डायबिटिक पेशेंट जो टाइप 1 वाले बच्चे होते हैं ना उसके बीच में ही वो डिटेक्ट होना स्टार्ट होता है।
तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ज्यादा वहां पे बोला जाता है, लेकिन अगर आप बोलोगे उनको डायबिटीज के पेशेंट्स को कि अगर आप कुछ ऐसी चीजें उनके गट पे काम करना स्टार्ट करो, उनका डाइट अच्छा करना स्टार्ट करो, उनको लीकी गट सॉल्व करना स्टार्ट करो, उनको मिल्क बंद करवाना स्टार्ट करो, उनको ग्लूटेन बंद करवाना स्टार्ट करो, आप देखोगे रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है। जो अटैक है, तो अगर बच्चों में अगर बचपन में ही पता चल रहा है कि डायबिटीज है या कुछ सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, आज हम सिम्टम्स भी देखेंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी देखेंगे, तो वो भी आपको उससे समझ में आएगा कि अगर बच्चों में वैसे सिम्टम्स हैं तो आप उनको पहले ही अगर अलर्ट हो जाते हो और पहले ही काम करते हो तो उनका ये प्रोग्रेसिव नहीं होगा, आगे चल के टाइप 1 डायबिटीज में नहीं जाएंगे। और अगर माँ भी डायबिटिक है, पापा भी डायबिटिक है, तो आप बच्चों का खास ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें क्या देखा जाता है कि कुछ साल तक अगर मैं यहाँ पे 0 लिखूं, यहाँ पे 5 लिखूं, यहाँ पे 10 लिखूं और यहाँ पे 15 लिखूं, तो नॉर्मली क्या होता है, पहले ग्लूकोज लेवल एकदम नॉर्मल ग्लूकोज लेवल में बॉडी अच्छे से काम करती है, धीरे धीरे आपके इंसुलिन के जो लेवल होते हैं वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, और नॉर्मली 10 से 15 साल में आपका क्लिनिकल डायग्नोसिस जो होता है वो बेसिकली बच्चों में देखा जाता है। तो यही एक एग्जाम्पल यहाँ पे भी है। तो बच्चे जो होते हैं नॉर्मली जो डायबिटिक पेशेंट आपके देखे जाएंगे वो 10 से 15 साल के केसेस में ज्यादा देखा जाता है, लेकिन उसके पहले मैनिफेस्टेशन होना स्टार्ट हो जाता है। आगे लास्ट में मैं आपको कुछ टेस्ट भी बताऊंगी। जो जनरल टेस्ट है वो अगर आपके बच्चों में मम्मी पापा में डायबिटीज है तो आप उनको बोल सकते हो कि खासकर ध्यान रखें, अगर सी पेप्टाइड कम हो रहा है तो तुरंत अलर्ट हो जाए और आप बच्चों को डायबिटिक होने से बचा सकते हो। अगर मम्मी पापा दोनों जेनेटिक डायबिटीज है तो बच्चे में ये हो सकता है कि उसके जीन में डिफेक्ट हो, और 10 से 15 साल तक उसको, क्योंकि पहले पता ही नहीं चलता, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 12-13 साल पे डॉक्टर के पास जाते हैं और तब उनको इंसुलिन टाइप 1 डिटेक्ट होता है। तो अगर आप पहले ही उनको के पेरेंट्स को अगर वार्न कर दो, या ये इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स तक पहुंचे जहां से उनको पता हो कि हाँ मैं भी डायबिटिक हूँ, मैं मेरा हस्बैंड भी डायबिटिक है, तो चांसेस हो सकता है, तो आप पहले ही अगर प्रिकॉशन लेते हो तो बच्चे को हम इससे बचा सकते हैं। अगर हम उसके गट को हील कर दें, गट को अगर इफेक्टिव ना हो तो लीकी गट ज्यादा फिर आपकी बॉडी को ऑटो इम्यूनिटी पे हम रोक सकते हैं, अगर हमें पहले से ये सारी चीजें पता हो तो। अब एक चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ, इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो हमने बहुत बार समझा है। अच्छा, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्वेश्चन नहीं पूछूंगी, मैं बता ही देती हूँ क्योंकि फिर उसमें टाइम जाएगा। अभी हमें बेसिक इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में क्या पता है? मेरा कैमरा हिल गया। बेसिक इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में हमें क्या पता है कि आ, बहुत सारे बॉडी में क्या होता है, इंसुलिन बॉडी रेजिस्ट नहीं कर पा रही। आज मेरे को थोड़ा सा आपको मैं थोड़ा और साइंटिफिक वेज में इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझाने जा रही हूँ। इसका डेफिनेशन क्या है? इंसुलिन रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज अ फेलियर ऑफ टारगेट टिश्यूज टू रिस्पॉन्ड नॉर्मली टू इंसुलिन। किसी को भी अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं समझ में आएगा तो प्लीज मुझसे 2 बार पूछना, लेकिन इसको समझना, क्योंकि मैक्सिमम जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, 80 to 90% जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम होती है। जब हमारे टारगेट टिश्यूज का मतलब है आपका लिवर, स्केलेटन मसल्स और एडिपोज टिश्यू, फैट्स, ये जो टारगेट टिश्यूज हैं वो फेल हो जाते हैं, किसको? इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करने के लिए, उसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो आपके 3 मेन टारगेट कौन है? लिवर है, स्केलेटन मसल्स है, एडिपोज टिश्यू है। तो उसमें कैसे होता है, अब इसको अगर आप कैसे समझ गए तो आपको समझ में आएगा कि क्या होता है एग्जैक्टली। अब सपोज करो ये हमारा लिवर है, अब इसको ध्यान से समझना, लिवर है। अब लिवर के जो सेल्स है, मैंने आपको बताया था 3 जो टारगेट सेल है, ये आपका लिवर है, ये आपका स्केलेटन मसल्स है, ये आपका स्केलेटन मसल्स है, और ये आपके एडिपोज टिश्यू है। ये जो हमारे 3 मसल्स है ना, 3 जो सेल्स है ना, इनके अंदर होता है GLUT4। लेकिन ये GLUT4 आने के लिए हमारे इन सब के ऊपर एक इंसुलिन का रिसेप्टर लगा होता है। तो जब इंसुलिन आकर इस रिसेप्टर के ऊपर ऐसे चिपकता है तो ये GLUT4 आके ऐसे दरवाजे यहाँ पे ओपन हो जाते हैं और आपका जो सेल है वो अंदर चला जाता है। अगर हमारा इंसुलिन कम होगा तो क्या होगा? आपका शुगर जो होगा वो बढ़ना स्टार्ट होगा। इतना हमें सबको पता है, इंसुलिन जब कम होगा तो शुगर बढ़ना स्टार्ट होगा। अगर हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस पे चली जा रही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है ये आपका जो रिसेप्टर है प्रॉपर, ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। अगर ये रिसेप्टर आपका रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो क्या होगा? आपके जो अंदर, जो आपके लिवर के अंदर के जो सेल्स हैं उनको खाना नहीं मिलेगा, उनको एनर्जी भी तो चाहिए, आपके स्केलेटन मसल्स है उनको भी तो एनर्जी चाहिए।
अब मैं आपको 2-3 लाइन पढ़ के बताऊंगी और उसको एक्सप्लेन करूंगी, तो अब इसको ध्यान से समझिए। पहला है लिवर फेलियर टू इनहिबिट एंडोजीनस ग्लूकोज प्रोडक्शन। अब इसका मतलब क्या हुआ, वर्ड से मत जाना, मैं आपको सबको सिंप्लीफाई करूंगी। नॉर्मल इंसुलिन एक्शन क्या है? इंसुलिन सप्रेसेस ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ? ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ बताइए? मैंने बहुत बार ग्लूकोनियोजेनेसिस बताया हुआ है। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या हुआ? ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या हुआ? ग्लाइकोजेनेसिस बताया है मैंने, ग्लाइकोजेनेसिस बताया है, ग्लूकोनियोजेनेसिस बताया, लाइपोलिसिस बताया, लास्ट चैप्टर में ही बताया है। व्हाट डू यू मीन बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस? आगे नहीं बढ़ूंगी मैं। हाँ, जब भी हमारे जब भी हमारे ग्लूकोज को खाना नहीं मिल रहा है, अभी ये ग्लूकोज अभी इसके अंदर लिवर के अंदर अभी आपका ग्लूकोज नहीं जा पा रहा है, ठीक है? ग्लूकोज नहीं जा पा रहा है, जब इसके अंदर ग्लूकोज नहीं जा पाएगा तो लिवर को भी तो ग्लूकोज चाहिए ना, एनर्जी चाहिए ना। लिवर तो 500 से ज्यादा काम करता है। अब वो काम कैसे करेगा अगर उसको एनर्जी नहीं मिलेगी तो लिवर क्या करता है, लिवर अपने अंदर कुछ चीजों को, शुगर को डालना नहीं, याद रखो मैं लास्ट टाइम समझा रही हूँ ग्लूकोनियोजेनेसिस, क्योंकि आपको अगर बेसिक ही नहीं पता है तो कोई मतलब नहीं है ग्लूको डायबिटीज का एडवांस कोर्स करने का या एडवांस चीजें पढ़ने का। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है ग्लूकोज, नियो मतलब किसी नई चीज से, और जेनेसिस का मतलब होता है बनाना। आपकी बॉडी जब हम ग्लूकोज खाते हैं तो लिवर के अंदर ग्लाइकोजन में स्टोर हो जाता है। ये जब हम नहीं खाते तो यही ग्लाइकोजन टूटता है किसमें, ग्लूकोज में, ठीक है? अब उसके बाद दूसरा होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है जब बॉडी को ग्लूकोज ही नहीं मिल रहा है, तो बॉडी को तो ग्लूकोज चाहिए ना, तो बॉडी अपना प्रोटीन और फैट, ये दोनों नई चीज है, ये ग्लूकोज से नहीं बनी है, ये नई चीज है, नियो है। नियो से, नई चीज से जब ग्लूकोज बॉडी बनाता है तो उसको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है? तो जब भी हमारी बॉडी में नॉर्मल इंसुलिन काम कर रहा होता है तो इंसुलिन क्या करता है, ये आपके लिवर को आके बोलता है कि आपको कोई भी नया ग्लूकोज बनाने की जरूरत नहीं है, हमारी बॉडी में ऑलरेडी ग्लूकोज बहुत ज्यादा है और इंसुलिन ग्लूकोज को आपके अंदर लाएगा, आप चुपचाप अपना काम करते रहो। लेकिन जब हम, जैसे सपोज करो, सिंपल सी चीज है, आपने रात में, अभी मैंने रात में 7, 7:30 बजे डिनर किया, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ, मैंने 7:30 बजे डिनर किया, नॉर्मल फंक्शन में बता रही हूँ। 7:30 बजे डिनर किया, अभी मेरा खाना अभी 2 घंटे के बाद शुगर रिलीज होना स्टार्ट होगा, ब्लड में जाएगा। मैंने क्या खाया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि रात में जब मैं 7-8 घंटे नहीं खा रही हूँ तो वो स्लोली स्लोली मेरे ब्लड में जाएगा, क्योंकि अभी रात में 7-8 घंटे में फास्टिंग स्टेज में हूँ। तो मेरा इंसुलिन क्या करेगा, आपके लिवर को बोलेगा कि आपको अभी नया ग्लूकोज बनाने की जरूरत नहीं है, प्रोटीन और फैट्स को तोड़ के या उसको करके, हमारी बॉडी में इतना ग्लूकोज है, इंसुलिन आपका ग्लूकोज लेकर आएगा आपके अंदर। सो रात में हमारा जो ग्लूकोज है, जो हमारे, मेरे अभी रात में हमारा शुगर है, मेरे अभी ब्लड में गया, और यहाँ पे आपका लिवर है, तो ये इंसुलिन जाएगा, इसके साथ अटैच होगा और ये शुगर को हमारे लिवर में जमा करेगा, हमारे स्केलेटन मसल्स में जमा करेगा, और वो सारा काम अपना करेगा। नॉर्मल ग्लूकोज, नॉर्मल कंडीशन में ये सारी चीजें होंगी जो मेरे रात भर फास्टिंग स्टेज में हो रही है, क्योंकि अभी मेरी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस में नहीं है, तो ये नॉर्मल कंडीशन हो रहा है। लेकिन अगर मेरी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस में होती, मैंने रात में खाना खाया है, अभी शुगर मेरा ब्लड में आ गया, लेकिन ये वाला जो रिसेप्टर है ये मेरा काम नहीं कर रहा, अभी मेरा सारा शुगर यहाँ पे है, रात में अभी मेरे लिवर को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए ना, लिवर बोलेगा मुझे एनर्जी चाहिए, और लेकिन ये शुगर आपके लिवर के अंदर नहीं जा रहा है क्योंकि मेरी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस में है। तो बॉडी क्या करेगा, लिवर क्या करेगा, लिवर जो अंदर ग्लाइकोजन जमा करके रखा है उसको तोड़ के ग्लूकोज रिलीज करेगा, लेकिन उसका भी एक लिमिट है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। तब आपका लिवर क्या करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा, आपकी बॉडी में जो प्रोटीन है, फैट है, उसको तोड़ के आपका ग्लूकोज, आपका ब्लड रिलीज करेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, वैसे ही आपके ब्लड में शुगर ज्यादा था और रात में आपका ये शुगर अंदर नहीं जा पाया,
क्योंकि आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस पे थी, लेकिन लिवर को तो काम करना है ना, उसको तो रात भर एनर्जी चाहिए। तो वो क्या करेगा, आपके ग्लाइकोजन जो है उसको तोड़ के और शुगर आपके ब्लड में ऐड कर देगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस से प्रोटीन और फैट को तोड़कर और शुगर आपके ब्लड में ऐड कर देगा। और तब जब डायबिटिक पेशेंट सुबह उठेगा, अपना ब्लड चेक करेगा, तो बोलेगा अरे यार मेरा ग्लूकोज तो बहुत बढ़ा हुआ है, मेरा तो फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो ये प्रॉब्लम होती है ग्लूकोनियोजेनेसिस, इंसुलिन रेजिस्टेंस में लिवर के ऊपर। तो यहाँ पे क्या लिखा है, फेलियर टू इनहिबिट एंडोजीनस ग्लूकोज प्रोडक्शन। हमारा जो लिवर है वो अंदर अपने अंदर जो ग्लूकोज बना रहा है वो रुक जाता है, वो इनहिबिट कर देता है, वो नहीं हो पाता है, क्योंकि इंसुलिन उसको रोक के रखता है। जब तक आपकी बॉडी नॉर्मल फंक्शन करती है तो इंसुलिन उसको रोक के रखता है कि अरे आपको भी बनाने की जरूरत नहीं है, ग्लाइकोजन को तोड़ने की जरूरत नहीं है, प्रोटीन को तोड़ने की जरूरत नहीं है, ब्लड में इतना है, रुक जाओ मैं लेकर आता हूं। लेकिन जब वो इंसुलिन रेजिस्टेंस पे चला जाता है तो अंदर का शुगर नहीं आ पाएगा, तो लिवर क्या करेगा, अपना ग्लाइकोजन तोड़ के शुगर बढ़ाएगा आपके ब्लड में, और आपका प्रोटीन तोड़ के शुगर बढ़ाएगा। इस तरीके से आपकी बॉडी में होता है। तो इससे क्या होता है, आपका हाई ग्लूकोज प्रोडक्शन हो जाता है, डिस्पाइट इंसुलिन भी ज्यादा है ब्लड में और शुगर भी ज्यादा है ब्लड में, और इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से आपका इस तरीके से शुगर बढ़ना स्टार्ट होता है। समझ में आया या रिपीट करूं? 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 रिपीट करूं? ओके। अभी हमने क्या देखा चंद्रभान जी, इंसुलिन रेजिस्टेंस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है हमारे जो तीन ऑर्गन है, हमारा लिवर, हमारा स्केलेटन मसल्स और हमारा एडिपोज टिश्यू, ये इसके अंदर जो यहाँ पे इंसुलिन के रिसेप्टर्स हैं, बॉडी उसको रेजिस्ट कर रही है, बॉडी उसको नहीं ले रही है। नॉर्मल कंडीशन, पहले मैं आप लोगों को नॉर्मल कंडीशन बताती हूँ, फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस का कंडीशन बताती हूँ। नॉर्मल कंडीशन में क्या हुआ, मैंने अभी रात में खाना खाया, मैंने रात में जब खाना खाया 2 घंटे के बाद मेरे ब्लड में शुगर लेवल आ गया। ये शुगर लेवल क्या करेगा, जैसे जैसे शुगर लेवल बढ़ेगा हमारी बॉडी में, उस हिसाब से भी इंसुलिन बढ़ना स्टार्ट होगा। अभी मैंने आपको इंसुलिन रिलीज सिखा दिया, इंसुलिन रिलीज कैसे होता है। अब ये इंसुलिन जाएगा आपके लिवर का जो इंसुलिन रिसेप्टर है वहां पे जाके चिपक जाएगा। जैसे ये चिपकेगा GLUT4 आकर यहाँ पे, GLUT4 आके यहाँ पे इम्प्लांट होगा और ये शुगर आपकी बॉडी में चला जाएगा। आपकी लिवर को कंटिन्यूअसली आपको सप्लाई मिल रहा है, ग्लूकोज का सप्लाई मिल रहा है, और लिवर क्या कर रहा है, उस ग्लाइकोजन ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दे रहा है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो ये नॉर्मल कंडीशन सबको समझ में आया होगा। ये नॉर्मल कंडीशन क्या है, नॉर्मल कंडीशन सबको समझ में आया? नॉर्मल कंडीशन सबको समझ में आया अभी, कि नॉर्मल कंडीशन में क्या हुआ, जब आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस पे नहीं है तो नॉर्मल कंडीशन सबको समझ में आया। अब आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस पे चली गई है, इंसुलिन रेजिस्टेंस पे जाने की वजह से क्या हो रहा है, आपका जो ये GLUT4 यहाँ पे, GLUT4 तो अंदर है, सॉरी, इंसुलिन का जो रिसेप्टर है ना, वो रिसेप्टर नहीं काम कर रहा, डैमेज हो गया, ये काम नहीं कर रहा। अब आपके ब्लड में शुगर लेवल है, अब आपके ब्लड में शुगर लेवल है, और शुगर ने जाकर पैंक्रियास से इंसुलिन भी बना लिया है, ठीक है। अब आपके ब्लड में शुगर भी है, इंसुलिन भी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये वाला जो रिसेप्टर है इसको पहचान नहीं रहा है। नहीं पहचानने की वजह से क्या हो रहा है, शुगर अंदर जा नहीं पा रहा है। अब आपके लिवर को तो एनर्जी चाहिए ना, लिवर बोल रहा है मेरे को तो खाना दे दो, मेरे को तो खाना चाहिए। लिवर बोलेगा अभी अंदर तो खाना आ नहीं रहा, तो अपना खुद का बनाओ, रेस्टोरेंट सारे बंद है, खुद का खाना बनाओ। तो आपके बॉडी कैसे करेगा, आपका जो ग्लाइकोजन है उसको तोड़कर ग्लूकोज बनाएगा। और क्योंकि आपका लिवर क्या करता है, जब हमें खाना नहीं मिलता है तो लिवर ने अपने अंदर जो छुपा के रखा है ना ग्लाइकोजन, उसको तोड़ के बॉडी को अलाइव रखता है, क्योंकि बॉडी के हर एक सेल्स को, बॉडी को तो खाना चाहिए, लिवर को तो खाना चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो आपका ग्लाइकोजन टूट के ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और वो ग्लूकोज आके आपके ब्लड में आ जाएगा, ठीक है। अब इसका तो एक स्टोर है ना, लिमिटेड स्टोर है। अब उसके बाद बॉडी, लिवर एक और चीज करेगा जिसको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। इसमें क्या होगा, जो नई चीजें हैं, प्रोटीन है, फैट्स है, उसको तोड़कर लिवर क्या करेगा, इसको तोड़कर लिवर ग्लूकोज बनाएगा और फिर से आपके ब्लड में चला जाएगा।
क्योंकि जब लिवर को ग्लूकोज शुगर नहीं मिलता है तो लिवर को क्या सिम्टम आता है, बॉडी इमरजेंसी पे, चलो चलो जल्दी जल्दी जो जो जमा किया है ना सब तोड़ के आपके ब्लड में डालना स्टार्ट करो, और आपके ब्लड का तो शुगर लेवल कम होने के बजाय शुगर लेवल और ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए जब डायबिटिक पेशेंट अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस पे चले जाते हैं, वो सुबह उठेंगे बोलेंगे अरे यार मेरा तो फास्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो फास्टिंग अगर किसी का बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो आप इससे समझ सकते हो कि उसकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस पे चली गई है। तो लिवर का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि लिवर कैसे काम करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के केस में लिवर में क्या होगा और नॉर्मल केस में लिवर में क्या होगा। ठीक है, चलो अब हम समझते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है, तो लिवर का हम समझ गए। लिवर में अभी उसने क्या समझाया कि इनहिबिट फेलियर टू इनहिबिट इन एंडोजीनस, जो अंदर जो बन रहा है उसको रोकना, वो हो जाता है, फेल हो जाता है, जिसकी वजह से अंदर वाला जो लिवर है वो ग्लूकोज प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। अब जो दूसरी चीज है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको हम कहते हैं स्केलेटन मसल्स। अब जैसे हमने खाना खाया, कोई भी डायबिटिक पेशेंट हो ना उसमें ये करके देखो, जब भी कोई डायबिटिक पेशेंट आपके पास आए और वो बोले कि खाना खाने के बाद ना मेरा शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसको ये करने को बोलो, लेग्स फिजिटिंग। लेग्स फिजिटिंग में क्या होता है, हमारे जो पैर है वो स्केलेटन है, हड्डियों से, हड्डियों के ऊपर मसल्स चढ़ी हुई है। जैसे खाना खाने के बाद आप अपने पैर का थोड़ा सा ऐसा मूवमेंट बढ़ा देते हो, जो भी हमारे स्केलेटन मसल्स है वो ग्लूकोज अपटेक करना स्टार्ट कर देते हैं। अपटेक करने के बाद अगर आप कोई डायबिटिक पेशेंट है जिसका पोस्ट पेरिंडियल शुगर लेवल बढ़ता है, आप उसको फ्लैग विजिटिंग करने को बोलते हो ना, उसका पोस्ट पेरिंडियल शुगर लेवल कंट्रोल होना स्टार्ट होता है। इसीलिए कहते हैं खाना खाने के बाद थोड़ा वॉक कर लो। क्यों, आपके जो स्केलेटन मसल्स है, आप अपने हड्डियों से ही चल रहे हो ना, स्केलेटन मसल्स है, तो वो क्या करते हैं, आपके जो ग्लूकोज है ना उसका अपटेक लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो स्केलेटन मसल्स में क्या होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस में, इम्पेयर्ड ग्लूकोज अपटेक, आपका ग्लूकोज अपटेक इम्पेयर हो जाता है और ग्लाइकोजन सिंथेसिस नहीं हो पाता है। आपका स्केलेटन मसल्स में क्या हो रहा है, ये आपका स्केलेटन मसल्स है, ये आपके मसल्स है, ये जैसे आपने खाना खाया, आपका जो शुगर है, आपके शुगर यहाँ पे गया, इंसुलिन गया यहाँ पे, ग्लूट 4 को लाकर यहाँ पे लगाया, शुगर अंदर चला गया और ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लाइकोजन में, और आपका ये जो टारगेट ऑर्गन है उसने ग्लाइकोजन को स्टोर करके रख लिया। ठीक है, ये हमारी बॉडी में हुआ। तो नॉर्मल इंसुलिन एक्शन क्या हुआ, जैसे आपने खाना खाया, खासकर खाना खाने के बाद इंसुलिन क्या करता है, स्केलेटन मसल्स को बोलता है कि ग्लूकोज लेकर, ब्लड से ग्लूकोज ले लो और ग्लूकोज को जमा करके ग्लाइकोजन में अंदर रख लो, ताकि जब खाना नहीं मिले ना तो आप हम इसको यूज कर सकेंगे। इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या हो रहा है, मसल्स जो है वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे ना, क्योंकि ये जो रिसेप्टर है ये रिसेप्टर ही नहीं काम कर रहा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये शुगर चाह के भी अंदर नहीं घुस पा रहा है, ये शुगर चाह के भी अंदर नहीं घुस पा रहा है। सो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके मसल्स जो है वो ग्लूकोज को अपटेक नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लाइकोजन का सिंथेसिस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ग्लूकोज अंदर जाएगा तब तो मसल्स उसको कन्वर्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सारा जो ग्लूकोज है वो मसल्स के अंदर ना जाने के बजाय वो सारा शुगर आपके ब्लड में ही रह जा रहा है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस में उसका पोस्ट पेरेंडियल भी बढ़कर आएगा, उसका फास्टिंग भी बढ़कर आएगा और उसका जो एवरेज है वो भी बढ़कर आएगा। तो ये भी एक कंडीशन देखा जाता है। तो स्केलेटन मसल्स का, अब स्केलेटन मसल्स का सबको समझ में आया। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जैसे आपने खाना खाया, शुगर 2 घंटे के बाद क्या हुआ, आपका जो शुगर है वो आपके स्केलेटन मसल्स में जाकर जमा हुआ और ग्लाइकोजन के फॉर्म में जमा हो गया। लेकिन जब बॉडी आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस में जाती है तो स्केलेटन मसल्स के जो सेल्स है उनका रिसेप्टर खराब होने की वजह से ग्लूकोज नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से पोस्ट पेरेंडियल शुगर लेवल जो है वो भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। समझ में आया स्केलेटन मसल्स में क्या चेंजेस होते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के। हम ये तीन ही ऑर्गन को क्यों पढ़ रहे हैं, ये एक्सरसाइज जरूरी है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके स्केलेटन मसल्स में जो भी ग्लाइकोजन स्टोर्ड है ना, अब हम एक्सरसाइज अगर नहीं कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ग्लाइकोजन जितना भी स्टोर्ड है आपके मसल्स में वो खर्च नहीं हो पा रहा है। जो खर्च नहीं होगा तो आपके बॉडी से वो बोलेगा नहीं नहीं मेरे पास ऑलरेडी बहुत है यार, मत दो मुझे ज्यादा। लेकिन वही अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारे स्केलेटन मसल्स का जो ग्लाइकोजन स्टोरेज है वो खत्म होगा, तो बॉडी और बाहर से शुगर लेना स्टार्ट करेगी आपके ब्लड से, तो आपका जो हाइपरग्लाइसीमिया है वो नॉर्मल होना स्टार्ट होगा। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का ये तीन ऑर्गन्स पे कैसे काम होता है आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी था, इसीलिए मैंने ये टॉपिक लिया। तो अभी सबको समझ में आया लिवर में कैसे काम करता है और आपका स्केलेटन मसल्स में कैसे काम करता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। समझ में आया।
बढ़े आगे। ठीक, अब हम आते हैं एडिपोज टिश्यू। अब एडिपोज टिश्यू में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन पढ़ते हैं और उसके बाद हम आपका नॉर्मल कंडीशन फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस का। नॉर्मल इंसुलिन एक्शन क्या है, आपका जो ये एडिपोज टिश्यू है, ठीक है। एडिपोज टिश्यू के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम HLS बोलते हैं, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। लाइपेज का मतलब एक ऐसा एंजाइम जो फैट को तोड़ता है और हार्मोन सेंसिटिव। आपका अब यहाँ पे अब कोई भी जो टारगेट ऑर्गन है सबका सेम वही है, यहाँ पे एक रिसेप्टर लगा होगा, इंसुलिन का रिसेप्टर, इंसुलिन आएगा, फिर GLUT4 जो है वो ऊपर जाएगा, शुगर अंदर आएगा। अब आपकी नॉर्मल कंडीशन में क्या हो रहा है, इंसुलिन जो होता है, ये इंसुलिन जो हमारे फैट सेल्स के अंदर जो ये एंजाइम है ना आपका हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज, उसको रोक के रखता है, उसको इनहिबिट, उसको रोक के रखता है। तो अब हमारा, अब एक चलो मैं बेसिक से समझाती हूँ। हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी हम आपका खाना खाते हैं, शुगर खाते हैं, वो हमारे बॉडी के अंदर फैट्स में जमा हो जाता है ताकि अगर फ्यूचर में हमें जरूरत हो तो वो हमें यूज हो। मैंने आपको लास्ट टाइम एक चीज बताई थी कि हमारी जो बॉडी होती है वो फैट में क्यों कन्वर्ट करती है, क्योंकि ग्लूकोज का कार्बोहाइड्रेट का एक मॉलिक्यूल आपको 4 किलो कैलोरी देता है, प्रोटीन का आपको 4 किलो कैलोरी देता है, लेकिन फैट का एक आपको 9 किलो कैलोरी देता है। तो अगर मुझे कहीं पे कोई चीज सेव करनी है, अगर मुझे कहीं पे कोई चीज सेव करनी है तो मैं हमेशा हाई डिनोमिनेटर वाली जो चीजें हैं उस पे मैं सेव करूंगी। तो अब इसीलिए बॉडी ज्यादा फैट को जमा करके रखता है, क्योंकि अगर किसी इमरजेंसी सिचुएशन में आपको खाना नहीं मिले तो आपके एक फैट के अंदर जो HSL है, ये जो एंजाइम है, जब उसको खाना नहीं मिलेगा, जब शुगर अंदर नहीं आएगा, तो ये वाला जो एंजाइम है ये आपके फैट को तोड़कर ट्राइग्लिसराइड एंड ग्लिसरॉल में फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, सॉरी, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है और बॉडी उसको यूज करना स्टार्ट करती है, एज अ एनर्जी उसको यूज करती है। तो सिंपल सी चीज है, अगर आपका इंसुलिन, नॉर्मल इंसुलिन कंडीशन में क्या हो रहा है, जब आपकी बॉडी में और आपकी बॉडी में सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है, अभी आपका जो इंसुलिन है, ये यहाँ पे इंसुलिन यहाँ पे आया, यहाँ पे आके अटैच हुआ, जो आपका शुगर है वो अंदर चला गया, ठीक है। लेकिन जब हमारी बॉडी का इंसुलिन रेजिस्टेंस में चला जाता है, ये बॉडी में इंसुलिन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो आपका जो ये वाला एंजाइम है ना, ये बहुत सेंसिटिव होता है, ये बोलता है यार इंसुलिन नहीं आ रहा है, मतलब हमारी बॉडी में शुगर अंदर नहीं आ रहा है, ये तो प्रॉब्लम हो सकती है, बॉडी को एनर्जी चाहिए। तो बॉडी क्या करता है, ये एंजाइम क्या करता है, आपके फैट को तोड़ना स्टार्ट करता है। और जब फैट को तोड़ना स्टार्ट करता है, लाइपोलिसिस का मतलब होता है फैट को तोड़ना स्टार्ट करता है, तो बहुत सारा फ्री फैटी एसिड्स हमारे ब्लड में जाना स्टार्ट करता है। और जितना फ्री फैटी एसिड हमारे ब्लड में जाता है, वो आपके लिवर और मसल्स को एक सिग्नल देता है कि इमरजेंसी हो गई है, इमरजेंसी हो गई है, और उतना ज्यादा इंसुलिन आपकी बॉडी में, और ज्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है, और ज्यादा बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाती है, बॉडी और ज्यादा फैट। अब आपका लिवर, अब सपोज करो, आई होप यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हुए हो, मैं आपको इसको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ, इसको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। ये आपके फैट के सेल्स है, हर फैट के सेल्स के ऊपर अगेन यहाँ पे एक इंसुलिन रिसेप्टर लगा हुआ है। अब ये इंसुलिन रिसेप्टर क्या होता है, जैसे आपका फैट, जैसे आपका शुगर यहाँ पे आता है, ये इंसुलिन रिसेप्टर, पहले इंसुलिन आकर यहाँ से चिपकता है, GLUT4, आपका शुगर अंदर चला जाता है, ये नॉर्मल कंडीशन में होता है। और यहाँ पे जो एंजाइम है, जो आपका HCL, जिसको हम कहते हैं HLC, जो आपका हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज है, वो अंदर चुपचाप बैठा हुआ है। क्यों चुपचाप बैठा हुआ है, क्योंकि उसको ग्लूकोज मिल रहा है, चुपचाप मिल रहा है ग्लूकोज। जब हमारे इस सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिल पाता है, क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस पे गई हुई है, तो शुगर अंदर नहीं जा पा रहा है, तो आपका ये जो एंजाइम है ना, ये एक्टिव हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन सेंसिटिव है, इसको अगर इंसुलिन नहीं दिखता है ना कहीं पे, तो बेचारा परेशान हो जाता है। वो बोलता है अब मुझे खाना नहीं मिल रहा, हमारी बॉडी को खाना नहीं मिल रहा, कहीं कोई इमरजेंसी तो नहीं हो गया, तो बोलेगा ठीक है, मुझे याद है हमने यहाँ पे फैट जमा करके रखा था इमरजेंसी के लिए, तो ये एंजाइम इस फैट को तोड़ना स्टार्ट करता है। जब फैट टूटता है तो ट्राइग्लिसराइड्स एंड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है, तो ये जो फ्री फैटी एसिड्स बनना स्टार्ट होते हैं ना, ये थोड़े बहुत तो ठीक होते हैं, लेकिन ये ज्यादा मात्रा में अगर आपकी ब्लड में पहुंच जाते हैं ना, तो ये आपके लिवर और आपके मसल्स को एक सिग्नल देता है कि बॉडी इमरजेंसी में चली गई है,
आपका लिवर और ज्यादा फैट जमा करना स्टार्ट कर देता है, आपके जो मसल्स होते हैं वो भी कोशिश करते हैं, उसके भी अंदर प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है, और ऐसी कंडीशन में आदमी फैटी लिवर में कन्वर्ट हो जाता है। आगे चलकर उसको लिवर का ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 हो जाता है, और एक विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए इंसुलिन रेजिस्टेंस को बहुत खराब माना जाता है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर मैं एक समरी करूं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस में लिवर, मसल और एडिपोज टिश्यू में क्या क्या होता है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, लिवर के अंदर आपका ग्लूकोज का जो प्रोडक्शन है, क्योंकि लिवर जो है वो इमरजेंसी के लिए बना जमा करके रख रहा है, तो नॉर्मल कंडीशन में लिवर अपना ग्लूकोज नहीं बनाता है ग्लाइकोजन से, जो भी है वो स्टोर करके रखता है। लेकिन जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, जब वो देखता है कि मुझे शुगर नहीं मिल रहा है, तो मैं अपना कैसे शुगर जनरेट करूं, तब आपका लिवर अपने अंदर जो ग्लूकोज जमा है उसको तोड़ता है, प्रोटीन को तोड़ता है, फैट को तोड़ता है, जिसकी वजह से हाई ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। मसल्स क्या हो रहा है, नॉर्मल कंडीशन में मसल्स आपका ग्लूकोज ऑब्जॉर्व करके रख ले रहा है, ग्लाइकोजन बना के रख ले रहा है। लेकिन जब मसल्स को भी इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से खाना नहीं मिल पाता है, तो वो ग्लूकोज अपटेक ही नहीं कर पाता, स्टोरेज नहीं कर पाता, आपको बहुत थकावट लगेगी, आपको काम करने का मन नहीं करेगा, आपके हाथ पैर में भी एकदम दर्द महसूस होगा, थोड़ा सा भी चल गए तो थकावट महसूस होगी, क्योंकि मसल्स में एनर्जी ही नहीं है ना। तो ये आपका खाना खाने के बाद का शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर किसी का फास्टिंग मॉर्निंग में शुगर लेवल बढ़ा हुआ है और पीपी खाना खाने के बाद भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो ये भी एक कंडीशन हो सकता है कि उसकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस पे चली गई है। और सेम यहाँ पे एडिपोज टिश्यू, नॉर्मल कंडीशन में ये वाला एंजाइम एक्टिव नहीं होता है, तो फैट नहीं टूटता है। लेकिन जैसे आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस पे जाती है, ये वाला एंजाइम आपके फैट को तोड़ने लगता है। फैट को तोड़ना इज गुड, लेकिन जब बॉडी देखती है कि बहुत सारा एफएफए ब्लड में आ रहा है, तब बॉडी को लगता है कि ओके कुछ इमरजेंसी हो गया है, और बॉडी और ज्यादा आपका लिवर आपका ग्लूकोज जमा करना स्टार्ट कर देता है ग्लाइकोजन के फॉर्मेट में, जो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट, आपका फैटी लिवर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस खुद में एक विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाता है, और जितना ज्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया था, गले के पीछे ब्लैक आना स्टार्ट हो जाएगा, लेडीज में पीसीओडी पीसीओएस होना स्टार्ट हो जाएगा, बॉडी पे वॉट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस समझ में आया सबको, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है, और किस तरीके से हमारी तीनों बॉडी के जो सेल्स हैं, आपका लिवर, आपका स्केलेटन मसल्स और आपका एडिपोज टिश्यू, तीनों किस तरीके से इफेक्ट होते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस में। गुड मॉर्निंग, ज्यादा हो गया क्या? ओके, एक बार में समझ में नहीं आएगा, एक दो बार आप लेक्चर अटेंड करोगे, नोट्स बनाओगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, तो आपको समझ में आएगा। मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, डायबिटीज का बहुत बड़ा मार्केट है। अगर आपने खुद को एज अ डायबिटीज एजुकेटर, बट ओनली आफ्टर सर्टिफिकेशन, ऐसे नहीं, अगर आपने खुद को एज अ डायबिटीज, अगर ये भी आपने बोल दिया ना कि हाँ मैं डायबिटीज स्पेशलिस्ट हूँ, तभी आप खुद को बोल सकते हो, जब आपके छोटे से छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होंगे। और जितने भी हमारे डाइटिशियंस हैं, आप अगर डायबिटीज के ही पेशेंट्स को अगर आप पकड़ना स्टार्ट करो ना, डायबिटीज के पेशेंट्स को पकड़ने वाली बात नहीं बोल रही हूँ मतलब लोगों को लगेगा अच्छा हम पेशेंट पकड़ते नहीं, डायबिटीज के पेशेंट जिंदगी भर जो दवाइयां खा रहे हैं ना, जब हम मेडिसिन पे आएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कितना ज्यादा अपनी बॉडी को खराब कर रहे हैं। अगर आपने एक भी डायबिटिक पेशेंट को रिवर्स कर दिया ना, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो ना अचीवमेंट होगा, जो मार्केट में लोगों को पता नहीं है। इसीलिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझिए। हमने टाइप 1 डायबिटीज का पैथोजेनेसिस पढ़ा कि किस तरीके से टाइप 1 डायबिटीज होता है, बॉडी ऑटो इम्यूनिटी पे चली जाती है, हमारे जो टी सेल्स होते हैं वो अपने ही बॉडी के सेल्स को अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, बॉडी सेल्फ टॉलरेंस अपना भूल जाती है, और हम या तो हमारी बॉडी में कुछ जेनेटिक डिफेक्ट होता है, क्रोमोसोम नंबर 6 के एचएलए जीन में डिफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मेजर हिस्टोकम्पैबिलिटी जो कॉम्प्लेक्स होता है वो अच्छे से नहीं बनता है, जिसकी वजह से आपके टी सेल्स पहचान नहीं पाते कि ये अपना है और ये पराया है, और उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, विच लीड्स टू टाइप 1 डायबिटीज। और कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, जिसमें उन लोगों ने वायरस और अलग अलग चीजों को, इवन कुछ मेडिसिन की वजह से भी होता है। लेकिन कोई यहाँ पे बात नहीं करता है कि वैक्सीन, जो बच्चों को बचपन में बहुत सारे वैक्सीन दिए जाते हैं, कुछ बच्चों में भी ये डिफेक्ट लाने में मदद करता है। अब हम टाइप 2 डायबिटीज के पैथोजेनेसिस पे आते हैं। सबसे पहले पहला वाला जो है टाइप 1 डायबिटीज, वो आपका क्वांटिटी डिफेक्ट होता है। क्वांटिटी का मतलब इंसुलिन की क्वांटिटी कम हो जाती है।
टाइप 2 डिफेक्ट क्वालिटी डिफेक्ट होता है, इंसुलिन की क्वालिटी डिफेक्ट हो जाती है। क्वालिटी डिफेक्ट का मतलब हुआ कि इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो गई, इंसुलिन पहचान। अभी आ गया सीमा जी, ठीक है। क्वालिटी डिफेक्ट हो जाता है, ठीक है। क्वांटिटी और क्वालिटी ये आपके क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। क्वालिटी डिफेक्ट आपका, क्वालिटी डिफेक्ट टाइप 2 होता है, क्वांटिटी होता है टाइप 1, जहां पे इंसुलिन की क्वांटिटी कम हो जाती है। वहां पे आपकी बॉडी खुद को अटैक करती है, और यहाँ पे वहां पे प्रॉब्लम होता है पैनक्रियाज का। टाइप 1 डायबिटीज में प्रॉब्लम होता है पैनक्रियाज का, इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। टाइप 2 डायबिटीज में टारगेट ऑर्गन का प्रॉब्लम होता है, टारगेट ऑर्गन के जो सेल्स होते हैं वो प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं इंसुलिन को। तो यहाँ पे टारगेट ऑर्गन का प्रॉब्लम होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस मेन प्रॉब्लम है। ग्लूट 4 जो होता है वो ऊपर नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से शुगर अंदर नहीं जा पाता है। तो पैथोजेनेसिस में अगर मैं बात करूं तो टाइप 2 डायबिटीज में ये चीजें देखी जाती है। एक समरी करूं तो टाइप 1 जेनेटिक में क्या है, टाइप 1 में जेनेटिक होता है, बचपन से होता है, और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। अभी जैसे मैंने आपको बहुत बार बताया है, अभी जो नई चीजें हैं वो है एपिजेनेटिक्स। अगर कोई बच्चा है जो 5-6 साल का है, 7 साल का है, और आपको कहीं ना कहीं उसकी केस हिस्ट्री पता चलती है कि वो जो बच्चा है, एक मिनट, वो जो बच्चा है, वो जो बच्चा है उसके पेरेंट्स डायबिटिक हैं, और बच्चे में कहीं ना कहीं कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो रहे हैं, क्लिनिकल सिम्टम्स हो रहे हैं, तो आप उसको रोक सकते हो, उसको फ्यूचर में डायबिटिक पेशेंट होने से रोक सकते हो अगर आपने उसकी जेनेटिक्स और बहुत सारी चीजों पे काम किया। तो ये जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, इम्यून रिस्पॉन्स बनना स्टार्ट हो जाता है, बॉडी अपने ही अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट करती है, जिसकी वजह से इंसुलिन की क्वांटिटी कम हो जाती है और सी पेप्टाइड कम हो जाता है, बीटा सेल डिस्ट्रक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब आपका बीटा सेल पूरा ही डिस्ट्रक्ट हो जाता है, डिस्ट्रक्शन पूरा कंप्लीट हो जाता है, बीटा सेल की कमी हो जाती है, इंसुलिन और ज्यादा कम हो जाते हैं, सी पेप्टाइड और ज्यादा कम हो जाते हैं, जो डायबिटीज मेलाइटिस को मैनिफेस्ट करता है टाइप 1। टाइप 2 में क्या हुआ, जेनेटिक तो है ही, आपके पेरेंट्स को है तो आपको भी चांसेस होते ही हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, डाइट कैसा है, जिसकी वजह से पहले स्टार्टिंग में डिफरेंस क्या है, इसमें आपका इंसुलिन कम ही होता जाता है। टाइप 2 डायबिटीज में पहले साल, कुछ सालों में आपके इंसुलिन और सी पेप्टाइड का लेवल बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि जितना ज्यादा आपके ब्लड में आप भर भर के शुगर खा रहे हो, जितना ज्यादा शुगर बढ़ेगा, पैनक्रियाज हेल्दी कंडीशन में, उतना ज्यादा वो इंसुलिन बना बना के आपके ब्लड में डालेगा। तो डायबिटिक्स टाइप 2 में कुछ साल तक आपका इंसुलिन का लेवल ना भर भर के बढ़ के आएगा, पेप्टाइड भी भर भर के आएगा। लेकिन कुछ सालों के बाद जब आपका ये एग्जॉशन हो जाएगा, आपका बीटा सेल जो वो एकदम ही थक जाएगा, तो इंसुलिन और सी पेप्टाइड दोनों ही कम होना स्टार्ट हो जाएंगे, जो आगे चलकर आपकी बॉडी में डायबिटीज टाइप 2 को लेकर आता है। तो ये मेजर डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अगर कोई बच्चा है जिसका इंसुलिन, आप जब भी टेस्ट करवा रहे हो उसका इंसुलिन घटता जा रहा है, और आपको कहीं ना कहीं है कि इसको डायबिटीज हो सकता है क्योंकि इसके पेरेंट्स में बहुत जगहों पे डायबिटीज है, उसको कुछ सिम्टम्स भी हैं, तो आप अगर देख रहे हो कि उसका इंसुलिन कम हो रहा है, तो आप ये डायग्नोस कर सकते हो कुछ साल पहले कि ये टाइप 1 डायबिटीज में कन्वर्ट होने वाला है कुछ सालों में। तो एक्चुअली चीजों को प्रिवेंट की जा सकती है विथ राइट नॉलेज, विथ राइट इंफॉर्मेशन, लेकिन जो नहीं करते। अब इसको ध्यान से समझना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम कहते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। जब भी आपके पास कोई भी पेशेंट आता है डायबिटिक का, तो ये 3 पीस हमेशा याद रखना, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीयूरिया। लेकिन इसका राइट अगर मैं सीक्वेंस बोलूं तो सबसे पहले आपका पॉलीयूरिया होता है, पॉलीयूरिया होता है, फिर आपका पॉलीडिप्सिया होता है, और फिर आपका पॉलीफेजिया होता है। पॉलीफेजिया आगे पीछे नहीं, लेकिन पहले ये आता है, फिर ये आता है, फिर ये आएगा, या तो पहले ये आएगा, ये आएगा, या ये आएगा, ये आएगा। अभी मैं आपको सब समझाती हूँ कि होता क्या है। पॉलीयूरिया का मतलब होता है ज्यादा यूरिन जाना। पेशेंट बोलेगा मुझे यूरिन बहुत आती है, खासकर रात में तो भर भर के यूरिन आना स्टार्ट होता है। पॉलीडिप्सिया का मतलब होता है कि पानी बहुत ज्यादा पीते हैं, एक्सेसिव थर्स्ट होना स्टार्ट हो जाती है, बहुत पानी लेना स्टार्ट कर देते हैं। और पॉलीफेजिया का मतलब आप देखो, डायबिटिक पेशेंट को भूख भी बहुत ज्यादा लगती है, बहुत ही एक्सेस भूख लगना स्टार्ट हो जाएगा, और मतलब इतना भूख की बॉडी में ऑलरेडी शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, लेकिन तब भी उनको भूख ज्यादा लग रही है। उसके साथ साथ क्या क्या होगा, और क्या क्या मैनिफेस्टेशन है, वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, फटीग होना स्टार्ट हो जाएगा, नोजिया, वॉमिटिंग ऐसी भी होना स्टार्ट हो जाएगी। और एक चीज होती है जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, कीटो एसिडोसिस, मेटाबॉलिक कीटो एसिडोसिस। तो अभी आपको ये 3 वर्ड याद रखने चाहिए,
पॉलीयूरिया, जिसमें पेशेंट को बहुत ज्यादा यूरिन बनना स्टार्ट हो जाएगा, वो बोलेगा भर भर के यूरिन आता है, हर एक घंटे में, आधे आधे घंटे में यूरिन आता है। डायबिटिक पेशेंट में कॉमन होगा। पॉलीडिप्सिया, डिप्सिया का मतलब बहुत ज्यादा पानी पीना स्टार्ट कर देगा। और पॉलीफेजिया, आज से 15 साल पहले जब मैंने अपना 15 नहीं 17 साल पहले 2008 में, हाँ 2008 में मैंने अपना 12th करा। 2008 में जब मैं अपनी मेडिकल की प्रिपरेशन करी थी, 2006 से मैंने स्टार्ट किया था, तो मुझे ऐसा लगता था कि हम ज्यादा पानी पीते हैं जिसकी वजह से मेरा यूरिन ज्यादा निकलता है, मतलब पॉलीडिप्सिया, ज्यादा पानी पी लेते हैं इससे ज्यादा यूरिन निकलता है, लेकिन ये एक्चुअली उल्टा होता है। पहले आपका पॉलीयूरिया होता है, फिर पॉलीडिप्सिया में कन्वर्ट होता है। ये वाला स्लाइड सबको समझ में आया कि पॉलीफेजिया क्या होता है, पॉलीडिप्सिया क्या होता है, पॉलीयूरिया क्या होता है? ज्यादा यूरिन आएगा, ज्यादा प्यास लगेगी, ज्यादा भूख लगेगी। सबका अभी मैं आपको साइंटिफिक रीजन बताऊंगी कि होता क्यों है। देखो अभी मैं ये भी बता के आपको छोड़ सकती हूँ, लेकिन इसका अगर आप साइंटिफिक समझोगे ना तो आप पेशेंट को राइट तरीके से ट्रीट कर पाओगे। ठीक है, लेट्स मूव। अब हम टाइप 1 डायबिटीज के बारे में अगर थोड़ा सा पढ़ते हैं। टाइप 1 डायबिटीज के जितने भी पेशेंट्स होंगे नॉर्मली 35 तक भी नहीं टाइम लगता है, 25 के पहले ही आपको सिम्टम्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। इसका जो सिम्टम होता है ना बहुत ही अब्रप्ट होता है, अचानक से पेशेंट कभी कभी तो कीटो एसिडोसिस में चला जाता है, आगे हम पढ़ेंगे, जो बहुत ही एक फेटल कंडीशन होती है। अगर उसमें गया तो डेथ या कोमा हो सकता है, बच्चा कोमा में भी जा सकता है, डेथ भी हो सकती है। तो इसका जो सिम्टम होता है ना बहुत ही अब्रप्ट पता चलता है कि बच्चा अचानक से उसको बहुत ज्यादा थकान लगने लगी और बहुत ज्यादा उसको यूरिन बनने लगा और बहुत पानी पीने लगा, डॉक्टर के पास गए, अचानक से उसकी बॉडी मतलब नोजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, डॉक्टर के पास गए तो पता चला रही है तो टाइप 1 डायबिटीज का पेशेंट। तो बहुत ही अब्रप्ट होता है, अचानक से होगा। इसमें भी आपको पॉलीयूरिया होगा, पॉलीडिप्सिया होगा, पॉलीफेजिया होगा, क्लासिकल ट्रायड देखने को मिलेगा। ऐसे बच्चे ना आपको मोटे नहीं दिखेंगे, ओबीज नहीं दिखेंगे, ये पतले दुबले होंगे और इनका वेट भी कम होना स्टार्ट होगा। बच्चा है अचानक से वेट कम होना स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, नॉर्मली 10 से लेकर 15 साल के बीच में ये डिटेक्ट होता है। 10 से 13 साल का जो टाइम होता है ना, इसमें बच्चों का ग्रोथ स्पर्ट होता है, मतलब बच्चे सडन आपको देखोगे 10 से 11 साल 12 साल के बच्चे अचानक से लंबे नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ग्रोथ स्पर्ट भी होता है जिसकी वजह से थोड़ा सा वेट लॉस भी देखा जाता है। तो कभी कभी ना यहाँ पे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, वहां पे लोग डायग्नोस नहीं कर पाते हैं। तो अगर बच्चे में सडन ज्यादा वेट लॉस इस एज में देखा जा रहा है, पानी बहुत पी रहा है, तो एक बार ब्लड टेस्ट कराने में कुछ भी नहीं जाता, एक बार ब्लड टेस्ट जरूर करवाइए। क्योंकि कभी कभी यहाँ पे इसकी वजह से ना लोग डायग्नोस नहीं कर पाते हैं और वो सोचते भी नहीं कि उनके बच्चे को ये प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बच्चा होगा ज्यादा ओबीज नहीं होगा। ओबीज, जहां पे ओबीसिटी आती है वहां पे इंसुलिन रेजिस्टेंस देखा जाता है, यहाँ पे तो इंसुलिन ही नहीं है, रेजिस्टेंस कहां से होगा? ठीक है, और ये जो पेशेंट होते हैं ना, ये कीटो एसिडोसिस और आपका हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड्स के बहुत कॉमन होते हैं। अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे क्या होता है। ये इतना फेटल हो सकता है कि पेशेंट आपका डायबिटिक पेशेंट कोमा में जा सकता है, पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो ये टर्म्स आपको पता होना चाहिए। तो टाइप 1 डायबिटीज में ही मुझे याद रखना है, तो 25 साल 30 साल के अंदर ही हो जाता है, अब्रप्ट होता है, सारे सिम्टम्स होते हैं, लेकिन उसमें टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट्स को आप मोटा नहीं मिलोगे, मोटा ज्यादा नहीं पाओगे, वो नॉर्मली पतले ही होते हैं और उनको वेट लॉस होगा उसमें। टाइप 2 डायबिटीज में क्या होगा, 35-40 इयर्स के ऊपर आपको टाइप 2 डायबिटीज देखा जाता है। ये स्लो होता है और मतलब बहुत ही स्लो होगा। कभी कभी तो लोगों को 15-15 साल तक कोई सिम्टम ही ज्यादा नहीं पता चलते, क्योंकि ब्लड टेस्ट नहीं करवाते। जब ब्लड टेस्ट करवाते हैं किसी रीजन की वजह से, अच्छा शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, ओके फाइन मुझे डायबिटीज है, ए सिम्टोमेटिक होता है, सिम्टम्स कुछ भी नहीं दिखते हैं उसमें। और कभी ऐसे एग्जाम्पल फिजिकल एग्जामिनेशन कर लिया तो पता चल जाता है कि हाँ ठीक है उनको डायबिटीज है। और ये वाले जो पेशेंट्स होते हैं वो फ्रिक्वेंटली ओबीज होते हैं, बहुत ज्यादा ओबेसिटी होती है, और कीटो एसिडोसिस बहुत इनफ्रिक्वेंट होता है, कीटो एसिडोसिस नहीं देखा जाता। अभी मैं बताऊंगी आपको कीटो एसिडोसिस क्या होता है। तो अभी ये बेसिक स्लाइड है, इसमें आई होप सबको समझ में आ गया होगा पॉलीडिप्सिया क्या होता है, पॉलीयूरिया क्या होता है, पॉलीफेजिया क्या होता है। अब यहाँ पे इससे मैं आपको एक चीज समझाती हूँ। ये है आपका बीटा सेल, आपका ये है आपका पैंक्रियास का बीटा सेल। बीटा सेल का जब डिस्ट्रक्शन होता है, बीटा सेल अगर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, दो कंडीशन हो सकते हैं, एक हो सकता है टाइप 1 डायबिटीज जो टाइप 1 में देखा जाता है, और एक होता है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस देखा जाता है, और टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है, इंसुलिन डेफिशिएंसी देखी जाती है, इंसुलिन कम हो जाता है। जब भी आपका इंसुलिन कम होगा या इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा तो क्या होगा, ग्लूकोज की मात्रा जो होगी ब्लड में बढ़ जाएगी, मतलब आपका हाइपरग्लाइसीमिया होगा। आपका हाइपरग्लाइसीमिया होने की वजह से क्या हो रहा है, अभी इंसुलिन रेजिस्टेंस में और इंसुलिन टाइप 1 में
दोनों में ही आपके ना तो एडिपोज टिश्यू में शुगर जा पा रहा है, ना ही आपके सेल्स में जा पा रहा है, ना ही आपके लिवर में जा रहा है। अगर इन तीनों जगहों पे शुगर नहीं जा पाएगा तो शुगर जाएगा कहाँ? कोई बता सकता है? अगर आपका हाइपरग्लाइसीमिया होने की वजह से अगर आपका शुगर इन तीनों में से कहीं नहीं जा रहा है तो शुगर जाएगा कहाँ? क्या लगता है कहाँ जाएगा शुगर? अगर ना आपका एडिपोज टिश्यू शुगर ले पा रहा है, ना आपका मसल्स शुगर ले पा रहा है, ना आपका लिवर शुगर ले पा रहा है, तो शुगर जाएगा तो जाएगा कहाँ? यूरिन में। वेरी गुड अश्विनी जी, यूरिन में जाएगा, किडनी के पास जाएगा। अब किडनी उसकी लास्ट हेल्प करेगा। अभी क्या हो गया, आपका शुगर नहीं जा पा रहा, तो ये जो शुगर है वो कहाँ जाएगा? आपके हाइपरग्लाइसीमिया होने की वजह से आपकी किडनी पे जाएगा। किडनी का ना एक थ्रेशोल्ड होता है। और मेरा कैमरा बार बार बंद हो जा रहा है। किडनी का ना एक थ्रेशोल्ड होता है। थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है? किडनी इससे ज्यादा ना अगर शुगर देखती है कि इससे ज्यादा शुगर आ गया, कितना 180, 180 पर एमजी डेसिलीटर, अगर किडनी एक इसका एक किडनी थ्रेशोल्ड, इसको रीनल थ्रेशोल्ड याद रखो। रीनल थ्रेशोल्ड, जब भी हमारे ब्लड का शुगर लेवल 180 के ऊपर जाता है तो किडनी क्या करता है? उसको यूरिन से बाहर निकालना स्टार्ट करता है। और आपका जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज एक ऐसा मॉलिक्यूल है कि जब भी ग्लूकोज बॉडी से बाहर जाएगा तो उसके साथ वाटर भी खींच के जाएगा। हम उसको ऑस्मोटिक मॉलिक्यूल कहते हैं। ऑस्मोटिक का मतलब वो वाटर को भी खींच के लेकर जाएगा। तो जैसे आपके ब्लड में आपका यूरिन शुगर का लेवल बढ़ता है, शुगर का लेवल बढ़ने की वजह से क्या होता है? किडनी के पास शुगर जाता है और किडनी देखता है कि ओके, पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल 300 है, 400 है, ये तो हमारे 180 के ऊपर है। तो किडनी क्या करता है? आपका जो शुगर है वो आपके किडनी के थ्रू, आपके यूरिन के थ्रू बाहर निकालना स्टार्ट करता है, जिसको हम पॉलीयूरिया कहते हैं। आपके यूरिन के थ्रू बाहर निकालता है। अब जितना ग्लूकोज बाहर जाएगा उतना आपका वाटर भी बाहर जाएगा। और जब वाटर बाहर जाएगा तो क्या होगा? आपका वाटर डिप्लीशन होना स्टार्ट हो जाएगा। बॉडी में वाटर की कमी होगी, क्योंकि आपके शुगर को बाहर करने के लिए बॉडी को वाटर भी साथ में भेजना पड़ेगा। क्यों? ग्लूकोज को वाटर पसंद है। और जब वाटर भी बाहर जाएगा, वॉल्यूम कम होगा तो आपको प्यास ज्यादा लगेगी। तो पहले पॉलीयूरिया होता है, फिर पॉलीडिप्सिया होता है। जब आप ज्यादा यूरिन पास करना स्टार्ट करोगे तो आपको ज्यादा प्यास लगना स्टार्ट हो जाएगी, पॉलीडिप्सिया होना स्टार्ट हो जाएगा। पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया कैसे होता है ये सबको समझ में आया? पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया कैसे होता है ये सबको समझ में आया? और पॉलीडिप्सिया का एक और रीजन भी क्या है? पॉलीडिप्सिया का एक और रीजन भी क्या है? जैसे आपका वॉल्यूम कम होता है, सपोज करो हमारा ब्लड है, उसमें हमारा पानी बाहर निकल गया। अब हमारे ब्लड में बहुत सारे सोडियम है, उसमें सॉल्ट्स है बहुत सारे, तो ब्लड आपका कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। अब जैसे ये कॉन्सेंट्रेटेड ब्लड आपके ब्रेन के पास जाता है, ब्रेन के पास ये कॉन्सेंट्रेटेड ब्लड गया, ब्रेन ने देखा कि अरे ब्लड तो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, गाढ़ा है। तो ब्रेन ब्रेन में हमारे ना यहाँ पे थर्स्ट सेंटर होते हैं, हंगर सेंटर होता है। थर्स्ट सेंटर अगर एक्टिव हो जाता है और हंगर सेंटर अगर एक्टिव हो जाता है तो आपको भूख ज्यादा लगती है, और आपका थर्स्ट सेंटर जब एक्टिव होता है तो आपको प्यास ज्यादा लगती है। तो जैसे ये ब्लड आपके ब्रेन तक गया, ब्रेन ने देखा अरे बॉडी तो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो गई है ब्लड, तो ब्लड आपका क्या होता है? ब्रेन ये थर्स्ट सेंटर को एक्टिवेट कर देता है। ये जैसे एक्टिवेट होता है आपको सिग्नल जाता है और आपको ज्यादा पानी पीने का मन करता है, पॉलीडिप्सिया होना स्टार्ट हो जाता है। इसको हम पॉलीडिप्सिया कहते हैं। अब हम आते हैं पॉलीफेजिया, भूख क्यों ज्यादा लगती है? अब आपके ना तो इसमें शुगर पहुंच रहा है, ना स्केलेटन मसल्स में शुगर पहुंच रहा है, ना लिवर में शुगर पहुंच रहा है। ये दोनों सब तीनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये आपका फ्यूचर के लिए जमा कर रहा है। ये आप अगर इसमें जमा नहीं होगा तो आप चलोगे फिरोगे, हाथ कैसे करोगे, बहुत सारी चीजें, एनर्जी नहीं मिल रही है आपको। और आपका ब्रेन, आपके ब्रेन को तो शुगर बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी बॉडी को एक सिग्नल मिलने लगता है कि अरे हमें खाना नहीं मिल रहा है। तो क्या होता है? आपका जो लिवर है वो भी जो एक्सेस ग्लूकोज है उसको भी बनाकर आपकी बॉडी में रिलीज करना स्टार्ट करता है। आपका जो फैट है, फैट टूटना स्टार्ट करता है। जितना फैट टूटता है उतना फ्री फैटी एसिड बनना स्टार्ट होता है। अभी हम कीटोजेनेसिस सीखेंगे कि कीटोजेनेसिस क्या होता है। आपकी बॉडी को जब इन सबको खाना मिलना बंद हो जाता है, बॉडी उनको नहीं मिलता है, अगेन हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि खाना नहीं मिल रहा है, शुगर नहीं आ रहा है, हमें जितना करना था हमने कर लिया। तो हंगर सेंटर जहां एक्टिवेट होता है तो आपको बहुत ज्यादा खाने का मन करता है। हर 2-2 घंटे पे आपको भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। आपने अभी खाना खाया, आपका शुगर लेवल हाई है, लेकिन तब भी आपको भूख लगेगी और तब भी आप कुछ मीठा खाना पसंद करोगे, जिसको हम पॉलीफेजिया कहते हैं।
आई होप सबको पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया और पॉलीफेजिया समझ में आया होगा कि क्यों हमारी बॉडी में डायबिटिक पेशेंट में ये 3 क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको समझ में आना चाहिए कि पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया और पॉलीयूरिया क्या होता है। इसको मैं लास्ट में लेती हूँ क्योंकि इसके लास्ट में मैंने आपके लिए चार्ट्स बनाए हैं, ये सेम चार्ट मैंने लास्ट में डाला हुआ है। अब ये क्लिनिकल ट्रायड क्या है, पॉलीफेजिया क्या होता है, जब आपको खाना नहीं मिलता है, बॉडी में शुगर नहीं जा पा रहा है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू, ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब अभी ग्लूकोज नहीं जा रहा है तो बॉडी किससे आपका शुगर निकालेगा, तोड़ के आपके प्रोटीन और फैट से निकालेगा। इसीलिए जब कोई इंसान डायबिटिक पेशेंट होता है वो वेट लॉस करना स्टार्ट करता है, बॉडी मसल्स तोड़ना स्टार्ट करती है, फैट तोड़ना स्टार्ट करती है, जिसकी वजह से एक सिग्नल जाता है कि एनर्जी तो मिल रही है लेकिन नेगेटिव एनर्जी मिल रही है। ग्लूकोज तो मिल रहा है लेकिन वो फैट और प्रोटीन से टूटा हुआ ग्लूकोज मिल रहा है, इसीलिए आपको ज्यादा भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। पॉलीयूरिया का क्या होता है, जितना शुगर बढ़ता है आपकी किडनी का थ्रेशोल्ड बढ़ने की वजह से उतना ज्यादा ग्लूकोज आपकी यूरिन से जाता है, और जितना यूरिन से ग्लूकोज जाता है उतना आपका पानी भी उससे होना जाता है, जिसकी वजह से लॉस ऑफ वाटर होना स्टार्ट हो जाता है और आपकी बॉडी थर्स्ट सेंटर एक्टिवेट करती है, जिससे आपको प्यास लगना स्टार्ट हो जाता है। पॉलीडिप्सिया का मतलब होता है जब आपकी बॉडी में जितना वाटर लॉस होना चाहिए, ऑब्लिगेटरी वाटर लॉस मतलब जितना होना चाहिए, 1 से 1.5 लीटर यूरिन बनना चाहिए, ऑब्लिगेटरी उतना है, इतना होना चाहिए, अगर उससे ज्यादा होना स्टार्ट हो जाता है, ज्यादा पानी बॉडी से बाहर निकल जाता है, तो बॉडी हमारे थर्स्ट सेंटर जो होता है उसको एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा प्यास लगना स्टार्ट हो जाती है और आपको इंटेंस थर्स्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये 3 ट्रायड, पॉलीडिप्सिया पहले पॉलीयूरिया होता है, पहले यूरिन बाहर जाना स्टार्ट होता है, पानी की कमी होती है तो आप पानी पीना स्टार्ट करते हो, और जब खाने की कमी होती है तो आप पॉलीफेजिया, बहुत ज्यादा खाना स्टार्ट करना स्टार्ट करते हो। सेम यहाँ पे वही चीजें हैं, जैसे इंसुलिन कम होता है, टाइप 1 में भी कम होता है, टाइप 2 में कम नहीं होता लेकिन इंसुलिन का एक्शन कम हो जाता है। सेलुलर ग्लूकोज नहीं बॉडी ले पाती है, हाइपरग्लाइसीमिया जब आपके ब्लड में ही शुगर रहना स्टार्ट हो जाता है, यूरिन में शुगर ज्यादा होता है, जैसे यूरिन में शुगर ज्यादा होता है, ज्यादा यूरिन पास करने लगते हो, यूरिन जितना पास करते हो ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन में जो हमारे ऑस्मो रिसेप्टर जो पानी को सेंस करते हैं कि कितना पानी कम हुआ, कितना पानी बढ़ गया, वो आपको ज्यादा प्यास लगाने देते हैं और आपको पॉलीडिप्सिया हो जाता है, आप ज्यादा पानी पीते हो। जब हमारे किडनी को, लिवर को, मसल्स को और आपके फैट को खाना नहीं मिलता है, तो बॉडी अपना ही फैट तोड़ना स्टार्ट करता है, अपना ही प्रोटीन तोड़ना स्टार्ट करता है मसल्स का, जिससे एक नेगेटिव एनर्जी बैलेंस स्टार्ट होता है और वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, भूख बढ़ने लगती है और पॉलीफेजिया हो जाता है। हर चीज के पीछे का साइंटिफिक अगर कारण समझोगे आप, तब जाकर आप पेशेंट को, अगर किसी पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, तो आपको उसके खाने में अगर उसका वेट लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है तो आपको ये समझना होगा कि इसके बॉडी में नेगेटिव एनर्जी बैलेंस स्टार्ट हुआ है, इसके बॉडी में प्रोटीन टूटना स्टार्ट हुआ है, प्रोटियोलाइसिस होना स्टार्ट हुआ है, तो आपको उसके हिसाब से एक डायबिटिक पेशेंट के खाने में प्रोटीन इंटेक जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा। उसके खाने में आप, हम डायबिटिक पेशेंट को तो जो आपका ब्लैक सीड ऑयल होता है हम वो भी पीने को बोलते हैं, कोकोनट ऑयल भी हम पीने को बोलते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी में ऑलरेडी लाइपोलिसिस हो रहा है, तो वो लाइपोलिसिस के बदले अगर हम एक्सटर्नल हम अपना दे रहे हैं उनको कुछ फैट या प्रोटीन, तो वो उनको हेल्प करता है उनका लाइपोलिसिस और प्रोटियोलाइसिस को बंद होने के लिए। तो डायबिटीज एक बहुत एडवांस चीज है, अगर आप इसमें करोगे, ऐसे नहीं डायबिटिक पेशेंट का रिवर्स होता है, बहुत सारी चीजें उसमें काम करती है, तो ये सब चीजें ध्यान रखोगे तभी जाके समझ में आएगा। चलो अभी हम कॉम्प्लिकेशंस पढ़ेंगे, तो डायबिटीज अभी तक समझ में आया जितना भी समझाया, अभी तक ऑल क्लियर? रिवीजन करते रहेंगे तो समझ में आएगा, रिवीजन नहीं करेंगे। सीमा जी, कोकोनट ऑयल जो होता है ना, इसका कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं, कोकोनट ऑयल में हमारे एमसीटी होते हैं, तो अगर उसका ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है तो उसका रिफाइंड तेल आप बंद करवाओ, एमसीटी होता है, एमसीटी बहुत सारी चीजों में काम करता है। अब हम आते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज। तो डायबिटीज में 2 अक्यूट कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और एक आपका लेट कॉम्प्लिकेशंस होता है। अक्यूट मतलब सडन पेशेंट्स में चेंजेस आना स्टार्ट होगा, जिसको हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस बोलते हैं। डायबिटिक पेशेंट, अभी मेरे पास एक पेशेंट आए थे, जब उनका मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी तो उसमें लिखा था कि 2 महीने पहले वो डीकेए में चले गए थे,
तो आपको ये सब वर्ड पता होने चाहिए कि आप किसी का रिपोर्ट देखो उसमें DKA लिखा है तो आपको समझ में आए कि डायबिटीज कीटो एसिडोसिस हुआ है पेशेंट को। तो डायबिटीज कीटो एसिडोसिस और हाइपरग्लाइसेमिक नॉन कीटोटिक कोमा क्या होता है, आपको सब रटने की जरूरत है, कॉन्सेप्ट समझिए कि होता क्या है। और कुछ सालों के बाद ये जो होता है ये मोस्टली टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट्स में ज्यादा देखा जाता है। ये मोस्टली टाइप 2 पेशेंट्स में ज्यादा देखा जाता है और ये मोस्टली टाइप 2 में ज्यादा देखा जाता है। अब ये सब होता क्या, अब इसको समझिए डायबिटिक कीटो एसिडोसिस क्या होता है। अभी एक चीज तो मैंने समझाया, डायबिटीज कीटो एसिडोसिस में समझाती हूँ। और एथेरोस्क्लेरोसिस जैसे ही कुछ सालों के बाद, जैसे बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट होते हैं 10-15 साल के बाद पता चलता है उनको कि उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, ब्लॉकेजेस हो गए हैं, या स्ट्रोक आ गया अचानक से, या हार्ट अटैक आ गया अचानक से, या पैर काटने की नौबत आ गई है, तो एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें चीजें जमना स्टार्ट हो जाती हैं, ब्लॉकेजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो बॉडी का पार्ट है उसको ब्लड वेसल्स नहीं पहुंच पाते, उसके ब्लड नहीं पहुंच पाते, और जिसकी वजह से उस ऑर्गन में अगर हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंचा तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हार्ट अटैक आ जाता है, स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक आ जाता है, क्योंकि ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुंच पाया, क्योंकि वहां के जो ब्लड वेसल्स थे वो अंदर से पूरा उसमें ब्लॉकेजेस हो गया था, जिसकी वजह से ब्लड नहीं पहुंच पाया। या लोअर एक्सट्रीमिटी इस्केमिया हो गया, मतलब जो हमारे हाथ पैर के जो एंड वाले हैं वहां के ब्लड वेसल्स डैमेज हो गए, जिसकी वजह से ब्लॉकेजेस हो गए, वहां तक ब्लड नहीं पहुंच रहा है। आप देखो कुछ लोगों के गैंग्रीन बन जाता है, क्यों? ब्लड सप्लाई नहीं है वहां पे। और ये जाकर हमारे 3 ऑर्गन, किडनी, नर्व्स और आईज, इन तीनों को इफेक्ट करता है। अगर किडनी के जो ब्लड वेसल्स हैं अगर वो डैमेज हो जाएंगे तो किडनी नेफ्रोपैथी हो गया, न्यूरोपैथी। जब किडनी के नर्व्स डैमेज हो जाते हैं तो आपके नर्व्स, जो नर्व सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, और आईज के सेल्स अगर डैमेज हो जाते हैं, ब्लड वेसल्स, तो हमारे रेटिनोपैथी हो जाता है, क्योंकि वहां तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रहा है। और जब ये सारी प्रॉब्लम होती है, ब्लड में शुगर का लेवल ज्यादा हो जाता है तो इन्फेक्शन हो जाता है। अभी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। अब ये कीटो एसिडोसिस क्या होता है? ये कीटो एसिडोसिस को समझने के लिए एक चीज याद रखिएगा, डायबिटिक मतलब डायबिटीज पेशेंट में, कीटो मतलब हमारी बॉडी में कुछ कीटोन बॉडीज बनती हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्लड जो होता है वो एसिडिक कन्वर्ट हो जाता है। हमारा ब्लड एक मिनिमम पीएच पे मेंटेन होता है। पीएच थोड़ा सा भी ऊपर गया तो भी कॉमा में जा सकते हैं, पीएच थोड़ा सा भी नीचे गया तो भी कॉमा में आ सकते हैं। ये मैंने आपको डायबिटीज एजुकेटर का, सॉरी, BYOH, बी योर ओन हीलर में मैंने आपको ये चीज समझाई थी। पीएच कंट्रोलर में मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था, वहां पे जाकर फिर से देखो। तो हमारा जब भी बॉडी में इंसुलिन डेफिशिएंसी होता है, अब जब भी हमारी बॉडी में इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है, इंसुलिन नहीं बनता है, और ये खासकर टाइप 1 डायबिटीज में देखा जाता है। इंसुलिन डेफिशिएंसी में क्या होता है, हमारा जो फैट सेल्स है, अब उसके अंदर अगर इंसुलिन डेफिशिएंसी है, फैट सेल्स नहीं जा पा रहा, या जब भी हमारा इंसुलिन डेफिशिएंसी होता है तो हमारा जो फैट जमा है ना वो टूटना स्टार्ट होता है, जो हमारे एडिपोज टिश्यू है ना वो टूटना स्टार्ट होते हैं। जब आपकी बॉडी में जब ये फैट सेल्स है, इसके अंदर शुगर नहीं जा पाएगा, तो आपका जो फैट सेल्स शुगर जमा करके रखा है, जो फैट जमा करके रखा है, वो टूटना स्टार्ट होता है। अभी मैंने आपको बताया फैट टूटता है तो फ्री फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होता है। ये फ्री फैटी एसिड्स जो होते हैं ना, ये आपके लिवर के पास जाते हैं। ये आपको सर्कल याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट समझिए। ये फ्री फैटी एसिड आपके लिवर में जाते हैं, और वहां से एक फ्री फैटी एसिड्स, इसको हम फैटी एसाइल कोएंजाइम ये कहते हैं, ये सब रटने की जरूरत नहीं है, उसमें कन्वर्ट होते हैं। और आपका ये समझ लो, सिंपल समझ लो, इंसुलिन डेफिशिएंसी हुआ, इंसुलिन की मात्रा बॉडी में कम हुई। जब इंसुलिन का लेवल कम हुआ हमारी बॉडी में, तो हमारे जो फैट सेल्स हैं उसने जो यहाँ पे जमा करके फैट जमा करके रखा था, क्योंकि अभी इसको बाहर से शुगर नहीं मिल पा रहा, तो ये अपने फैट तोड़ना स्टार्ट करेगा, और जब भी फैट तोड़ता है तो फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है। ये फ्री फैटी एसिड आपके लिवर में जाते हैं, और लिवर यहाँ से कीटोन बॉडीज बनाकर आपकी बॉडी में भेजता है। अगर आपकी बॉडी में कीटोन बॉडीज बहुत ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये कीटोन बॉडीज एसिडिक होना स्टार्ट हो, बहुत एसिडिक होते हैं, ये आपके ब्लड के पीएच को कन्वर्ट कर देते हैं। ब्लड का पीएच बहुत ज्यादा एसिडिक होने की वजह से एसिडोसिस का कंडीशन आ जाता है, और अगर ये कंट्रोल नहीं किया गया तो पेशेंट कोमा में जा सकता है। तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस एक लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, इसलिए टाइप 1 वाले जो इंसुलिन के पेशेंट्स होते हैं ना, उनमें इंसुलिन के डोजेस को बहुत ध्यान से कंट्रोल करना होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि इंसुलिन का डोज कम रहे चलेगा,
इंसुलिन का डोज अगर बहुत ज्यादा भी हो जाता है तो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इंसुलिन अगर बहुत ज्यादा हो सकता है। इसीलिए हमेशा देखा जाता है हाइपोग्लाइसीमिया ज्यादा खतरनाक होता है। तो अगर किसी पेशेंट को अचानक से वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो जाए, बहुत प्यास लगना स्टार्ट हो जाए, बॉडी डिहाइड्रेट हो गई है, बहुत यूरिन दे रहा है, सांस बहुत ज्यादा चढ़ रही है, मुंह से एकदम फ्रूटी जैसा स्मेल आ रहा है, क्योंकि कीटोन बॉडीज एसिडिक होते हैं। जैसे आप देखो ना बियर वगैरह से कैसी स्मेल आती है, फ्रूटी स्मेल आती है। पेट में अचानक से दर्द होना स्टार्ट हो जाए, नोजिया होना स्टार्ट आ जाए, चक्कर खाना स्टार्ट हो जाए, क्यों? आपके ब्रेन तक इंसुलिन कम होने की वजह से ब्रेन तक शुगर नहीं पहुंच पा रहा है, और ब्रेन शुगर स्टोर करके नहीं रखता, उसको कांस्टेंट सप्लाई चाहिए, ब्रेन को कांस्टेंट सप्लाई चाहिए, जिसकी वजह से वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा हार्ट रेट भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। डायबिटीज कीटोएसिडोसिस एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाता है, ब्लड एसिडिक होने की वजह से प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है, और पेशेंट को ये सारी चीजें होना स्टार्ट हो जाती है। तो कीटोएसिडोसिस में क्या हो रहा है? आपके विदाउट इंसुलिन की वजह से क्या हो रहा है, आपके सेल्स में ग्लूकोज नहीं पहुंच पा रहा है। जो लिवर है वो क्या कर रहा है, जितना जमा करके बेचारे ने रखा है, क्योंकि बॉडी को तो चलाना ही है, वो लिवर ग्लाइकोजन को तोड़ तोड़ के लिवर क्या कर रहा है, ग्लूकोज आपके ब्लड में डाल रहा है। लेकिन बॉडी को कुछ तो ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा ना, इसी के लिए तो बॉडी इमरजेंसी के लिए ग्लूकोज जो शुगर होता है वो आपके फैट सेल्स में जमा करके रखता है। तो फैट सेल्स तोड़ तोड़ के बॉडी आपका क्या कर रहा है, फ्री फैटी एसिड बना रहा है। लेकिन ये कंडीशन अगर लंबे समय तक रह रही है, मतलब आपका इंसुलिन बहुत ज्यादा कम होने लग रहा है, इसीलिए तो टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट में अब्रप्टली पता चलता है कि उनको टाइप 1 है, क्योंकि बॉडी में इंसुलिन बन नहीं रहा है। पहले तो आपके लिवर ने थोड़ी देर कंडीशन संभाला, उसके बाद आपके फैट सेल्स ने कंडीशन संभालना स्टार्ट किया, लेकिन बॉडी की जो एनर्जी है उसको नहीं मिल पा रही है। तो बॉडी क्या करता है, आपका जितना ये फैट टूटना स्टार्ट होता है, उतना फ्री फैटी एसिड होता है, उतना वो लिवर के पास जाता है और उतना कीटोन बॉडीज बनाता है। और जितना आपके ब्लड में कीटोन बॉडीज बनना स्टार्ट होती हैं, उतना ज्यादा आपका ब्लड का एसिडिक पीएच बढ़ना स्टार्ट होता है, और एक कंडीशन ऐसा आता है जिसमें पेशेंट लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है, विच अल्टीमेटली लीड्स टू आगे कोमा हो जाता है। जितना ज्यादा कीटोन बॉडीज, और ये कीटोन बॉडीज बॉडी यूज भी करती है, ऐसा नहीं कि कीटोन बॉडीज बॉडी यूज नहीं करती है। तो जितना बॉडी यूज करे, जब उससे ज्यादा बनना स्टार्ट हो जाता है, तो आपके ब्लड में कीटोन की मात्रा बढ़ने लगती है, और उस कीटोन को बॉडी यूरिन के थ्रू बाहर करना स्टार्ट कर देता है। और जितना आपके ब्लड में कीटोन बढ़ना स्टार्ट होता है एसिडिक होने की वजह से, उसको हम मेटाबॉलिक कीटो एसिडोसिस कहते हैं। तो जब किसी का रिपोर्ट में आता है, तो अगर कीटो एसिडोसिस उसका बॉडी में, उसका ब्लड टेस्ट जब किया जाता है और उसकी कीटोन बॉडीज अगर 3 mm पर मोल के ऊपर पाया जाता है, तो वो हाईली बीके रिजल्ट में आता है। मतलब जितना आपका इसके बिलो होगा तो वो नॉर्मल रेंज में आता है, और उसके भी अलग अलग रेंजेस हैं। तो अगर सिंपल, अगर मैं इस चीज को समझूं कि डायबिटीज कीटो एसिडोसिस क्या होता है, डायबिटीज कीटो एसिडोसिस मतलब कीटोन बॉडी बनता है, और जिसकी वजह से बॉडी में एसिडिक लेवल बढ़ जाता है, ब्लड का पीएच बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट जो होता है वो कोमा में चला जाता है। अब यहाँ पे एग्जांपल समझो, इंसुलिन कम हुआ, इंसुलिन जैसी कम होता है तो ग्लूकागॉन बढ़ता है, क्योंकि बॉडी में शुगर को बढ़ाने का काम ग्लूकागॉन करेगा। और हमारी बॉडी में जो एडिपोज टिश्यू होते हैं, पहले आपका लिवर क्या करता है, वो आपका ग्लाइकोजन तोड़ेगा, ग्लाइकोजन तोड़ के किसी तरीके से शुगर बढ़ाएगा, आपका मसल्स जो है किसी तरीके से शुगर बढ़ाएगा। यहां से समझो, आपका जैसे इंसुलिन कम होता है, आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो आपका जो फैट है, लाइपोलिसिस, फैट टूटना स्टार्ट होता है, फ्री फैटी एसिड बनना स्टार्ट होता है। फ्री फैटी एसिड आपके लिवर में जाता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है और कीटोन बॉडीज में कन्वर्ट हो जाता है। कीटोन बॉडीज 3 तरीके की बनती है, हम लोगों को इसके भी नाम याद करने पड़ते थे, ये क्वेश्चन आता था एग्जाम में। ये 3 कीटोन बॉडीज बनती हैं। तो ये कीटोन बॉडीज क्या करती हैं, आपके ब्लड का पीएच बढ़ाती है। जैसे आपका ब्लड का पीएच थोड़ा सा भी चेंज होता है, पेशेंट कोमा या डेथ में जा सकता है। तो ये एक चीज है। और जब भी आपकी बॉडी में कीटोन बॉडी बढ़ता है, बॉडी डिहाइड्रेट भी होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि कीटोन को बाहर निकालने में, अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी ना, ग्लूकोज और कीटोन, ये दोनों चीजें जब आपके यूरिन के थ्रू, जैसे एक्स्ट्रा ग्लूकोज बढ़ता है तो बॉडी यूरिन के थ्रू बाहर करता है ना, उसी तरीके से आपका कीटोन भी जब एक्स्ट्रा ब्लड में बढ़ जाता है, तो वो भी आपके यूरिन से बाहर निकालने के लिए बॉडी करता है। तो ये दोनों चीजें जब आपके यूरिन के बाहर जाती है ना, तो ये दोनों वाटर को साथ में लेकर जाती हैं। और आपका अभी ब्लड का भी एसिडिक पीएच हो गया, और आपका वाटर भी इन दोनों के साथ चला गया, तो सोचो डिहाइड्रेशन हो जाता है, और पेशेंट डिहाइड्रेशन भी हो गया, एसिडोसिस भी हो गया, पेशेंट कोमा में चला जाता है। तो ये सबको समझ में आया? ये वाला चार्ट सबको समझ में आया कि एक बार फिर से एक्सप्लेन करूं? ये वाला चार्ट सबको समझ में आया कि फिजिक फिर से एक्सप्लेन करूं?
ये वाला चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला चार्ट आया सबको समझ में? ठीक है। अब रंजन जी, अब इसको ध्यान से समझो, सब लोग ध्यान से समझो। मैंने आपको क्या बताया कि कीटो डायबिटीज कीटो एसिडोसिस एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। डायबिटीज कीटो एसिडोसिस डायबिटीज टाइप 1 में ज्यादा देखा जाता है। टाइप 1 वाले जो पेशेंट होते हैं उनके में इंसुलिन ना के बराबर ही होता है या बहुत कम होता है। और टाइप 2 डायबिटीज में भी वही होता है। टाइप 2 डायबिटीज में भी क्या होता है, इंसुलिन या तो काम ही नहीं कर रहा होता है या इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है। तो इंसुलिन भी कम है। जैसे हमारी बॉडी में इंसुलिन कम होता है तो हमारी बॉडी में ग्लूकागॉन जो होता है वो बढ़ जाता है। अब जैसे आपके लिवर में, अगर हमारे लिवर में इंसुलिन मतलब अगर बॉडी में इंसुलिन कम होगा तो शुगर अंदर नहीं जा पाएगा। टारगेट ऑर्गन है लिवर, शुगर अंदर नहीं जा पाएगा। तो ग्लूकागॉन एक्टिव होता है, पैनक्रियाज ग्लूकागॉन एक्टिव करता है। और जो लिवर के अंदर ग्लूकोज जमा करके रखा है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, वो ग्लाइकोजन टूटकर ग्लूकोज बनकर बाहर आता है। तो जब भी हमारा इंसुलिन कम हुआ ग्लूकागॉन बढ़ गया। एपिनेफ्रिन में आगे बताती हूँ। जब भी हमारा ग्लूकागॉन इंसुलिन कम हुआ ग्लूकागॉन बढ़ गया। और ग्लूकागॉन ने क्या किया, ग्लूकागॉन ने आपके लिवर को बोला कि शुगर अंदर नहीं आ पा रहा है, बॉडी में शुगर की कमी है। तो आप क्या करो, जो आपके अंदर जो ग्लाइकोजन जमा है उसको तोड़ो, उसको तोड़ के ग्लूकोज बना दो। और आपका जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है, मतलब जो प्रोटीन और फैट है, उसको तोड़ के भी ग्लूकोज बना लो क्योंकि बॉडी में नहीं है। आपका जो ग्लूकोज अपटेक जो होगा वो कम हो जाएगा। क्यों? बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज ग्लूकोज है, लेकिन इंसुलिन की वजह से आपका मसल, इंसुलिन कम होने की वजह से आपका मसल उस शुगर को अंदर नहीं ले पा रहा है, जिसकी वजह से ग्लूकोज अपटेक जो हो गया आपके मसल का वो कम हो जाएगा। अपटेक तो मसल कम हुआ, लेकिन आपका लिवर जो ग्लूकोज है उसको तोड़ तोड़ के आपके ब्लड में डालना स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से आपका हाइपरग्लाइसीमिया होना स्टार्ट हो जाएगा। शुगर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। ये एक कंडीशन हुआ। दूसरे कंडीशन में, तीसरे ऑर्गन में, टारगेट ऑर्गन में क्या हुआ, आपका जो फैट जमा करके रखा था बॉडी ने, बॉडी देख रहा है कि उसके अंदर टारगेट ऑर्गन में ग्लूकोज नहीं आ पा रहा है, तो आपके फैट को तोड़ना स्टार्ट करेगा। फैट टूटेगा तो फ्री फैटी एसिड बनेगा। फ्री फैटी एसिड लिवर में जाएगा और लिवर उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, कीटोन बॉडीज में। और वो कीटोन बॉडीज आपके ब्लड में आएगा और ब्लड में कीटोन का जो लेवल है वो बढ़ना स्टार्ट होगा। जितना ब्लड में कीटोन का लेवल बन रहा है, बॉडी उसको यूज जितना कर रही है उससे ज्यादा अगर कीटोन बॉडीज बढ़ने लगते हैं, तो ब्लड का जो पीएच है 7.34 समथिंग कुछ होता है, अगर वो 7.4 तक भी पहुंच गया ना, 4.5 तक भी पहुंच गया ना, पेशेंट की डेथ हो सकती है। इतना ज्यादा ब्लड का पीएच मेंटेन होना चाहिए। तो ब्लड का बहुत ज्यादा कीटोन बॉडीज बनने की वजह से ब्लड का जो पीएच होता है वो एसिडिक हो जाता है। तो बॉडी क्या कर रहा है, बॉडी आपके कीटोन बॉडीज को यूरिन के थ्रू बाहर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अभी किडनी के पास जा रहा है। किडनी को बोल रहा है कि देखो हमारे अंदर ग्लूकोज भी बढ़ गया और कीटोन भी बढ़ गया है। किडनी ग्लूकोज और कीटोन को बाहर करने के लिए, जब बाहर करने के लिए कोशिश करती है, तो उसके साथ साथ वाटर को भी जाना पड़ता है, क्योंकि ये दोनों मॉलिक्यूल्स इस वाटर के साथ बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो जिसकी वजह से जब ग्लूकोज को भी बाहर करती है, कीटोन को भी बाहर करती है, तो वाटर को भी मजबूरी में बाहर करना पड़ता है घर से। तो जब ये बाहर करते हैं तो डिहाइड्रेशन भी हो जाता है और ब्लड भी एसिडिक होना स्टार्ट हो जा रहा है, क्योंकि बॉडी जितना हैंडल ही नहीं कर पा रही है। तो इसको हम डायबिटीज कीटो एसिडोसिस बोलते हैं। तो अगर कभी भी कोई पेशेंट है, और इसमें ये बहुत सीवियर होता है, टाइप 1 डायबिटीज वाले अगर अपना इंसुलिन ध्यान ना रखे ना, अगर उसकी बॉडी में अगर इंसुलिन ना जाए, इसीलिए उनको बहुत ही सीरियसली अपने इंसुलिन के अपटेक को मैनेज करना पड़ता है। नहीं तो पेशेंट डायबिटीज कीटो एसिडोसिस में गया ना, तो पेशेंट डायरेक्टली डेथ या कोमा में चला जाएगा। या तो पेशेंट की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगी या तो पेशेंट कोमा में चला जाएगा। क्यों? इंसुलिन अगर ज्यादा कम हो जाएगा तो बॉडी में प्रॉपर जो आपका डिसबैलेंस है वो खराब हो जाएगा। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, बॉडी बहुत एसिडिक हो जाती है। ब्रेन सॉरी आपका जो बॉडी डिहाइड्रेट है वो बहुत ज्यादा सिवियरली डिहाइड्रेट होना स्टार्ट हो जाता है और बहुत कॉम्प्लिकेशंस होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसको हम डायबिटीज कीटो एसिडोसिस कहते हैं। इसमें पेशेंट को फटीग, नोजिया, वॉमिटिंग, सीवियर पेन, पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, मुंह से एक फ्रूटी स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर ज्यादा लंबे समय तक बॉडी कीटोन डाइट में रहता है, कीटोनिक स्टेट में रहता है ना, तो उसका जो दिमाग है वो भी इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। कीटो एसिडोसिस की वजह से दिमाग भी इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। इस केस में आपको इमीडिएटली किसी डॉक्टर के पास लेकर जाना है, तुरंत उनको। इसमें ट्रीटमेंट क्या है,
तुरंत बॉडी में आपके इंसुलिन के इंजेक्शन डाले जाते हैं और आपकी बॉडी में कोई अल्कलाइन सोल्यूशन डाला जाता है क्योंकि आपकी बॉडी बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाती है। तो इट्स अ मेडिकल इमरजेंसी, तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाना जरूरी होता है। दूसरा होता है हाइपर ऑस्मोलर हाइपर ऑस्मोटिक सिंड्रोम। इसमें ये टाइप 2 डायबिटीज में ज्यादा देखा जाता है। इसमें भी सेम वही चीज है, जैसे आपकी बॉडी का ब्लड का शुगर लेवल बढ़ना स्टार्ट होता है, जैसे शुगर लेवल बढ़ना स्टार्ट हुआ, आपका शुगर ना तो आपकी किडनी में लिवर में जा पा रहा है, ना मसल्स में जा पा रहा है, ना एडिपोज टिश्यू में जा पा रहा है, तो आपकी किडनी के थ्रू वो बाहर होने की कोशिश करता है। जब किडनी के थ्रू बाहर होने की कोशिश करता है तो शुगर के साथ वाटर भी चला जाता है। तो आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा वाटर लॉस होने की वजह से, बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन होने की वजह से ये देखा जाता है। और ये केस में कब देखा जाएगा? जब किसी पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल 600 से 1200 mg पर डेसिलीटर के ऊपर जाता है। उस केस में पेशेंट इस कंडीशन में चला जाता है कि इतना ज्यादा उसकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है कि पेशेंट इसमें भी कोमा या डेथ में चला जाता है। तो दोनों का कंडीशन जो है उसमें शुगर बढ़ने की वजह से और डिहाइड्रेशन होने की वजह से और डायबिटीज कीटोएसिडोसिस में बॉडी एसिडिक होने की वजह से ये प्रॉब्लम देखी जाती है। तो आई होप सबको डीके समझ में आया होगा। ये आपका टाइप 1 में होता है। इसमें जैसे आपका इंसुलिन कम हुआ, आपका जो फैटी एसिड्स है, आपका जो फैट है वो टूटना स्टार्ट होता है, फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है। ये आपका लिवर के पास जाता है, लिवर इसको कन्वर्ट कर देता है कीटोन बॉडीज में। अगर आपका ज्यादा फैट टूटना अचानक से स्टार्ट हो जाता है, कीटोन बॉडीज में ज्यादा कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, तो बॉडी एसिडोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। और बॉडी एसिडोसिस में कन्वर्ट होता है तो आगे चलकर कोमा या डेथ हो सकती है। दूसरी चीज, अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा ग्लूकोज होने की वजह से 500-600 ग्लूकोज है बहुत ज्यादा, किडनी उसको बाहर करने की कोशिश करता है, ग्लूकोज के चक्कर में वाटर भी बाहर जाना स्टार्ट हो जाता है, वाटर बाहर जाता है तो बॉडी सिवियरली डिहाइड्रेट हो जाती है, जिसको हम HHS कहते हैं। समझ में आया या ऊपर से गया? समझ में आया ये दो कंडीशन। तो अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो आपको ये खासकर ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो अगर बॉडी इसमें जाती है तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी हो जाता है। क्योंकि आपको पता है हाइपरग्लाइसीमिया से ज्यादा खतरनाक होता है हाइपोग्लाइसीमिया। अगर क्यों क्यों खतरनाक होता है, कोई बता सकता है क्यों खतरनाक हो सकता है? चलो मैं ये बता देती हूँ क्योंकि 9:30 हो गए हैं। हाइपोग्लाइसीमिया ज्यादा खतरनाक होता है, आपका जो ब्रेन है ना, इट नीड्स अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। अगर आपके ब्रेन को 8 मिनट तक ग्लूकोज ना मिले, 8 मिनट्स, ब्रेन डेड हो सकता है। इसीलिए डायबिटिक पेशेंट में खासकर बोला जाता है, अगर कोई सल्फोन्यूरिया ले रहा है, मैग्नेटाइट ले रहा है, ऐसी कोई मेडिसिन ले रहा है जो आपकी बॉडी में इंसुलिन सेक्रीशन में बढ़ाते हैं, तो वो बहुत ज्यादा शुगर कम कर सकते हैं। या कोई इंसुलिन ले रहा है और खाना खाना भूल गया, या ले रहा है और वो कोई फोन आ गया वो उसमें बिजी हो गया, उसको हाइपोग्लाइसीमिया ज्यादा खतरनाक हो सकता है आपका। यस, पर्सन कैन गो इनटू कोमा आल्सो। आपका जो बॉडी है ना वो 600 तक, 400 तक शुगर भी कंट्रोल, 400 तक भी वो मैनेज करेगा, पर्सन मरेगा नहीं। लेकिन अगर आपका ब्लड शुगर लेवल 54 के नीचे आ रहा है, या 70, चलो मिनिमम है हमारा, 70 से नीचे 54 तक आ रहा है, पेशेंट कोमा में जा सकता है, इतना ज्यादा सिवियर हो सकता है। तो हाइपोग्लाइसीमिया इज डेडलियर देन हाइपरग्लाइसीमिया। इसीलिए डायबिटिक पेशेंट को, जो लोग इंसुलिन लेते हैं, उनको कहते हैं कि तुरंत ऐसा लगे तो शुगर खा लो, या चॉकलेट खा लो, या टॉफी खा लो, या कोई ऐसे मेडिसिन ले रहे होते हैं जिनका इंसुलिन, जो हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से इंसुलिन के मेडिसिन होते हैं। तो हाइपोग्लाइसीमिया जो होता है वो बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट कर सकता है। इसीलिए अगर आप कोई ऐसी मेडिसिन खा रहे हो तो मील्स को मिस मत करो। इसलिए तो डायबिटिक पेशेंट में ये रिचुअल चलता आया है, 2-2 घंटे पे खाओ, 2-2 घंटे पे खाओ, 2-2 घंटे पे खाओ, विच इज नॉट अ गुड थिंग। बट उनकी जो मेडिसिन है, अगर वो कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं, आपने तो उनको बोल दिया कि नहीं नहीं मैम ने बताया था 2-2 घंटे पे नहीं खाना है, लेकिन आपने उनकी हिस्ट्री नहीं ली। वो हो सकता है सल्फोन्यूरिया ले रहा हो, मैग्नेटाइट्स ले रहा हो, जो 15 घंटे तक काम कर रहा है, 14 घंटे तक काम कर रहा है, आपने उनको बोल दिया नहीं नहीं आपको कुछ खाना नहीं है, और वो पर्सन ने ऐसी मेडिसिन ली हुई है
जो 4 5 10 घंटे तक भी काम कर रही है, तो उसका शुगर जब ड्रॉप होगा, इंसुलिन ड्रॉप होगा, तो पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए पेशेंट की केस हिस्ट्री लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट उस मेडिसिन पे है, तो आपको मेडिसिन सबसे पहले आपको बंद कराने की अथॉरिटी नहीं है। आप अगर बंद नहीं करवा रहे हो, तो वो कौन सी मेडिसिन से, अगर आपको उसका रोल पता चल जाए, ओके फाइन, ये सल्फोन्यूरिया ले रहा है, इसकी मेडिसिन इतने दिन देर तक काम करेगी, तो हम इसको चाह के भी हमें कुछ ऐसा डाइट देना पड़ेगा जो थोड़ी थोड़ी देर पे हम उसको दें, ताकि उसका शुगर कंट्रोल हो सके। आप किसी की लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। इसीलिए मैं इतना टाइम लगा के आपको बेसिक चीजें भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ। मैं चाहती तो आपको डायरेक्टली नेचुरोपैथी कॉन्सेप्ट पे हाँ ये डाइट दे दो और खत्म करो, लेकिन अगर आपने किसी की केस हिस्ट्री नहीं ली, अगर आपको मेडिसिन के बारे में नहीं पता है, तो आप पेशेंट की लाइफ को भी डेंजर में कर सकते हो। अभी तो आपको परमिशन नहीं है, अभी मैं आपको एज अ नॉलेज के लिए बता रही हूँ। जो लोग डाइटिशियन है उनके लिए मैं ये चीज बोल रही हूँ, ठीक है। एक्सेसिव फिजिकल एक्सर्शन भी अगर लिया है, तो भी शुगर बहुत ज्यादा डाउन हो सकता है। अगर वो इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन अगर ज्यादा भी ले लिया है, इसीलिए डायबिटिक पेशेंट का इंसुलिन जो है उसको बहुत ही खासकर ध्यान देना पड़ता है। और अगर कोई डायबिटिक इंसुलिन का पेशेंट है, उस पर बहुत ज्यादा हमें ध्यान देना पड़ता है। डायबिटीज इंसुलिन के जब बच्चे आते हैं ना, ऑनेस्टली बताऊं, हमें एक एक पल का उनका खबर रखना पड़ता है, ठीक है। अगर हमारा हाइपोग्लाइसीमिया होगा, सबसे पहले दिमाग इफेक्ट होता है, चक्कर आना स्टार्ट होगा, कंफ्यूजन आना स्टार्ट होगा, चीजें समझ में नहीं आएंगी। और जैसे हमारा शुगर कम होता है, हमारी बॉडी एपिनेफ्रिन रिलीज करना स्टार्ट करती है। हमारी किडनी के ऊपर एक ऑर्गन होता है एड्रीनल ग्लैंड, वो तुरंत एपिनेफ्रिन बनाना स्टार्ट करता है। बॉडी एक इमरजेंसी सिचुएशन में जाती है, स्वेटिंग होना स्टार्ट होता है, हार्ट पैल्पिटेशन होना स्टार्ट हो जाती है, दिल की धड़कनें तेज होना स्टार्ट हो जाती है। हाइपोग्लाइसीमिया का अगर ज्यादा देर तक हो, पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है। और हाइपोग्लाइसीमिया को अगर रिवर्स करना है, तुरंत उसको कुछ ना कुछ, तुरंत उसको कुछ खाने को देना चाहिए, नहीं तो न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, दिमाग इफेक्ट हो सकता है, ब्रेन के सेल्स डैमेज हो सकते हैं। अगर ब्रेन को 3 4 मिनट तक, अगर हमें 8 मिनट के बाद तो ब्रेन डेड हो सकता है। तो इसीलिए हाइपोग्लाइसीमिया को बहुत खासकर ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए कोई भी डायबिटिक पेशेंट को अगर आप ट्रीट कर रहे हो, उसका पूरा क्लिनिकल हिस्ट्री लो, कौन सा मेडिसिन खा रहा है, कितने दिनों से खा रहा है, सारा डिटेल आपके पास पता होना चाहिए। अगर आप प्रॉपर इस तरीके से देखोगे ना, तो बहुत सारे लोगों को आप एक्चुअली राइट नॉलेज दे पाओगे, ठीक है। चलो, अब हम बस एक डायग्नोसिस करके इसको हम खत्म करते हैं, फिर अगले हम उसमें मेडिसिन को सारा एक साथ ले लेंगे, इंसुलिन और मेडिसिन को साथ में ले लेंगे। डायग्नोसिस में हम 3 चीजें करते हैं, एक यूरिन का टेस्ट करते हैं, ब्लड का टेस्ट करते हैं, और कुछ अदर्स टेस्ट करते हैं, आगे हम देखते हैं। यूरिन के टेस्ट में हम 2 चीजें चेक करते हैं। यूरिन में हम चेक करते हैं कि ब्लड में ग्लूकोज कितना है और ब्लड में कीटोन बॉडीज कितनी है। जब भी किसी का डायबिटीज बहुत सीवियर होता है, तो यूरिन का भी टेस्ट लिया जाता है, और कितना उसके ब्लड में कीटोन बॉडीज है। तो आपको ये सब टेस्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये हमारा टेस्ट का पार्ट था, बस मैं आपको एक बेसिक बता देती हूँ कि बेसिक कैसे टेस्ट होता है यूरिन में। तो 2 टेस्ट किए जाते हैं, एक बेनेडिक्ट टेस्ट किया जाता है, और एक आप खुद से भी घर में टेस्ट कर सकते हो, उसको हम डिप टेस्ट कहते हैं। बेनेडिक्ट टेस्ट में क्या होता है, एक सोल्यूशन लिया जाता है, उसमें कॉपर आयंस होते हैं, क्यूप्रस आयंस होते हैं। जैसे उसमें यूरिन डाला जाता है, यूरिन का कलर चेंज होना स्टार्ट होता है। अगर आपके यूरिन का कलर ब्लू है, तो आपके ब्लड में कोई भी शुगर नहीं है। अगर उसका कलर बदलते बदलते रेड में पहुंच जाता है, जिससे पता चलता है कि आपके ब्लड में शुगर की जो मात्रा है वो ज्यादा होती है। बेनेडिक्ट टेस्ट में ये हमें याद करने को दिया जाता था, तब हमने याद किया था बिबक्योर। ब्लू है अगर तो नॉर्मल है, ग्रीन है, रेड जो होता है वो ज्यादा होता है, बिबक्योर से हमने याद किया था। तो हमें ये लिख के आता है, तो अगर किसी के रिपोर्ट में ये सब लिख के आता, ये बिबक्योर नहीं लिख कर आएगा, उसके रिपोर्ट में इस तरीके से लिख कर आता है। तो अगर यहाँ पे ज्यादा +4 +2 है, तो +2 mg से ज्यादा डेसिलीटर उसके ब्लड में है। तो इस तरीके से हम याद करते थे, इसका सीक्वेंस एग्जाम में आता था, मेडिकल एग्जामिनेशन में। तो आपका अगर ये जैसे जैसे कलर इसके चेंज होते हैं ना, उस हिसाब से आपके रिपोर्ट्स में लिख के आता है। तो बेनेडिक्ट का टेस्ट किया जाता है, तो आपका जो क्यूप्रिक आयन है, क्यूप्रिक आयन जो है वो क्यूप्रस आयन में कन्वर्ट होता है, क्यूप्रस आयन में कन्वर्ट होता है। तो जितना उसमें ग्लूकोज होगा उतना रिएक्शन होता है, और जितना रिएक्शन होते जाता है, उसका कलर जो होता है वो चेंज होते जाता है। तो अगर किसी के ब्लड टेस्ट में लिख कर आ रहा है प्लस लिखा है, डबल प्लस लिखा है, ट्रिपल प्लस लगा है, तो इस हिसाब से उसको देखा जाता है कि ओके इसके ब्लड में शुगर का लेवल क्या है, वो ज्यादा है। अगर ज्यादा प्लस प्लस आपको दिख रहा है, इसका मतलब उसके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है वो बहुत हाई होता है। दूसरी चीज है, एक डिप टेस्ट होता है। ये इसके टेस्टिंग के मशीन आते हैं, डिप टेस्ट आते हैं, वो आप अपने क्लिनिक पे रख सकते हो। अगर किसी का यूरिन है, उसमें आप डालकर टेस्ट करते हो, तो किस कलर का आ रहा है वहां पे उसका दिया रहता है कि कितना शुगर है, उस हिसाब से भी आप डिप टेस्ट भी किया जाता है, इससे भी शुगर आपके यूरिन में पता चलता है। दूसरा है आपका, एक तो आपका यूरिन टेस्ट हो गया, और उससे आपका ब्लड टेस्ट किया जाता है। ब्लड टेस्ट में हम 3 चीजें लेते हैं, एक हम ना रैंडम वैल्यू लेते हैं,
जो दिन में कभी भी आप टेस्ट कर सकते हो। रैंडम वैल्यू भी आप एवरेज ब्लड शुगर लेवल जिसको हम कहते हैं। एक होता है फास्टिंग, जो आपका मिनिमम 8 घंटे की फास्टिंग पे बोला जाता है टेस्ट करने के लिए, और एक होता है 2 घंटे के बाद। मैंने अभी खाना खाया, पहला बाइट मैंने लिया, उस समय से वो पहला बाइट का जो टाइम है वहां से 2 घंटे के बाद मैं अपना शुगर टेस्ट करूंगी। ठीक है, मिनिमम 75 ग्राम शुगर मिनिमम बोला जाता है। तो जो हमारी इंडियन थाली होती है, 2 चपाती राइस, उसमें 75 ग्राम शुगर होता है। नहीं तो जब आप जाते हो तो ओरल ग्लूकोज टेस्ट किया जाता है, उसमें 75 mg ग्लूकोज आपको खिलाया जाता है, और तब आप अपना 2 घंटे के बाद टेस्ट करते हो। तो ये नॉर्मल 3 टेस्ट लिए जाते हैं। तो एक HbA1c भी ले सकते हो, फास्टिंग लेते हैं, ग्लूकोज लेते हैं, HbA1c लेते हैं, रैंडम लेते हैं। ये बेसिक आपको मैं बता रही हूँ। जब मैं फंक्शनल मेडिसिन का एक अप्रोच बताऊंगी तो उसमें आपको मैं इंसुलिन और वो सब भी सिखाऊंगी। तो ये रिवाइज क्राइटेरिया है, बस इतना याद रखो। रिवाइज क्राइटेरिया क्या है? अगर आपका ये एवरेज है, रैंडम वैल्यू अगर किसी की भी, जिसको हम एवरेज ब्लड शुगर लेवल बोलते हैं, एबीजी, एवरेज ब्लड ग्लूकोज, अगर किसी का एबीजी 200 mg के ऊपर आया है तो आपको वो डायबिटीज का पेशेंट बोला जाता है। 200 mg के ऊपर अगर गया है तो डायबिटीज का एवरेज, मतलब आपका दिन में कभी में भी मैंने टेस्ट किया तो एवरेज अगर आपका इतना है, ये रिवाइज्ड वाला है। दूसरी चीज है फास्टिंग। अगर किसी का फास्टिंग 8 घंटे की उसने फास्टिंग की है और उसका 100 mg के नीचे है तो नॉर्मल है। 100 से 125 के बीच में है तो उसका इम्पेयर्ड है, मतलब शुगर लेवल थोड़ा सा उसका जो है बॉडी या तो इंसुलिन रेजिस्टेंस पे होगी या तो इम्पेयर्ड होगी। अगर 126 के ऊपर है तो ये डायबिटीज मेलाइटस का केस देखा जाता है। और ये अगर 2 घंटे के बाद है तो आपका 2 घंटे के बाद अगर 140 के अंदर है तो नॉर्मल है, अगर 140 से 199 के अंदर है तो इम्पेयर्ड है, और 200 के ऊपर है, ये आप समझो ये प्री डायबिटिक वाला केस है। और 200 के ऊपर अगर है तो ये डायबिटीज मेलाइटस का केस है। तो ये 3 क्राइटेरिया जो है वो आपको याद रखने होंगे। यहाँ पे तीनों क्राइटेरिया एक साथ है, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं, तब मैं आगे इसमें लिखूंगी। तो सबसे पहले फास्टिंग है, तो फास्टिंग के आपके 3 क्राइटेरियाज हैं। फास्टिंग का 3 क्राइटेरिया है। फास्टिंग अगर 8 घंटे के बाद बिलो 100 है तो नॉर्मल है, 100 से 125 है, 126 के ऊपर है तो डायबिटीज मेलाइटस, 2 आवर्स के बाद है जिसमें 75 mg मिनिमम आपको ग्लूकोज दिया जाता, सॉरी ये है, ये ठीक है। तो ये अब अपने पास आप रख सकते हैं, ये एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं कि अगर रैंडम वैल्यू है तो 200 के ऊपर के mg में। तो यहाँ पे अगर मैं एक ऐसा करूं, फास्टिंग, पीपी और एवरेज, एवरेज कभी भी करो 200 के ऊपर है तो डायबिटीज का पेशेंट है, और आपका पीपी खाना खाने के 2 घंटे के बाद अगर ये 200 के ऊपर है तब आपका डायबिटीज का केस है, और आपका फास्टिंग अगर 126 के ऊपर है तो आपका डायबिटीज का केस है। तो ये 3 अगर आप याद रखते हो तो आपका 126, 200, 200, तो अगर आप ये भी याद रखते हो तो इसके ऊपर अगर किसी का है तो वो डायबिटीज का केस है। बाकी का अगर उसके नीचे है तो आप उसको थोड़ा बहुत इंसुलिन रेजिस्टेंस और ये सब है उसमें आप उनका लाइफस्टाइल डाइट और ये सारी चीजें उनका आप करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये चीज मैंने यहाँ पे भी लिखी है। तो आज का सेशन हम यहाँ पे ही कंप्लीट करेंगे, और अगला जो सेशन होगा ना उसमें हम प्योरली मेडिसिन के ऊपर बात करेंगे, कौन कौन से मेडिसिन होती हैं। अब आप समझ पाओगे एग्जैक्टली कि मेडिसिन जो है वो किस तरीके से काम करती है और कैसे काम करती है। यस, HbA1c से भी चेक करते हैं ना, HbA1c से भी चेक करते हैं। आपका HbA1c अभी देखो, जो नॉर्मल गाइडलाइन है ना वो जो पहले वाली गाइडलाइन थी उसमें कहते थे HbA1c अगर आपका 5.7 से 6.5 के बीच में है तो वो नॉर्मल है। 6.5 से 6.5 के ऊपर अगर गया है तो वो आपका डायबिटिक्स का पेशेंट है। अभी जो हमारी नए गाइडलाइंस आए हैं जिसको बहुत कम डॉक्टर्स फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से अगर 8 तक है तो ठीक है, आप मैनेज कर सकते हो, लेकिन 8 के ऊपर है तो प्रॉब्लम वाली बात है। लेकिन कोशिश करो कि आपका HbA1c जो है वो 6.5 के अंदर रहे तो ज्यादा अच्छी चीज है। 6.5 के अंदर जितना रहेगा उतना ज्यादा बेटर माना जाता है। ठीक है, और अगला जो होगा टॉपिक वो थोड़ा सा हम डायबिटीज मेडिकेशंस पे जाएंगे, और कौन कौन से इंसुलिन, देखो आपको ऑलरेडी इंसुलिन वगैरह तो वैसे पढ़ाया गया है ना, कौन कौन से इंसुलिन होते हैं, शॉर्ट लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग, ये सारी चीजें तो आपको पढ़ाई गई हैं। तो रिविजन करना है या क्या करना है आगे, डायरेक्टली हम उस पे आए और कंप्लीट करें एक लेक्चर में। 6.6 है ना, तो थोड़ा सा लाइफस्टाइल और डाइट है उसको इंक्लूड उस पे आप कर दो, डाइट लाइफस्टाइल करोगे वो नॉर्मल हो जाएगा। आगे हमें नॉर्मल में
आगे क्या जो हम सारे मेडिसिन पढ़ने हैं, कौन कौन से मेडिसिन होते हैं सारे डिटेल में पढ़ने हैं, क्योंकि अगला अगर मैं मेडिसिन और इंसुलिन करूँ तो अगला जो लेक्चर होगा वो पूरा ही आपके मेडिसिन और इंसुलिन पे जाएगा। उसमें हम सारे, क्योंकि आपको ऑलरेडी अंश और भव्या मैम ने पढ़ाया था आई गेस इंसुलिन, इंसुलिन प्रॉपर पढ़ाया है ना आपको उन्होंने पूरा। फिर मैं इंसुलिन स्किप कर देती। बताओ बताओ कुछ तो बताओ। सब सो गए लग रहा है, चलो फिर मैं भी सो जाती हूँ। इंसुलिन करना है, कौन कौन से इंसुलिन होते हैं या पढ़ा हुआ है ऑलरेडी? बताओ तो मैं उसी हिसाब से फिर, क्योंकि मैंने ये सारी जो स्लाइड्स है ना ये मैंने अभी बनाना स्टार्ट किया है, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद ये सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ब्रीफ कर देना। ठीक है, कर देती हूँ। ठीक है चलो फिर अगला हम तो एक काम करते हो, सारी चीजें मैं फिर से ही ले लेती हूँ। ओके रंजन जी। तो अगला जो सेशन है उसमें हम इंसुलिन भी पढ़ेंगे और सारी मेडिसिन पहले पढ़ेंगे, कौन कौन सी मेडिसिन है वो बॉडी में हमारी कैसे काम करते हैं, और सब मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स भी साथ में मैं आपको वहां पे बता दूंगी कि कौन सी मेडिसिन का क्या साइड इफेक्ट्स हो सकता है। तो अगर आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है जो मैग्नेटाइड्स ले रहा है या नीपा ले रहा है, निपा ले रहा है, जो भी मेडिसिन ले रहा है उसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जो आपको एटलीस्ट एक आइडिया हो, तो आपको पेशेंट आए तो आपको समझ में आए कि कौन से मेडिसिन वो खा रहे हैं। ठीक है, तो चलो आज का सेशन हम यहाँ पे ही कंप्लीट करते हैं, और अगला सेशन भी हम 7:30 ही स्टार्ट करेंगे। 7:30 स्टार्ट करेंगे ताकि 9:45 तक हम उसको कंप्लीट कर सकें, क्योंकि फिर ओके ठीक है प्रियंका जी, गुड नाइट एवरीवन। मिलते हैं अगले क्लास में, और अगला क्लास आई गेस दिवाली के बाद होगा। हैप्पी दिवाली एवरीवन, सेफ दिवाली मनाइए, पटाखे मत फोड़िए प्लीज, एंड नेचर को प्रोटेक्ट करिए। और यस 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 मैं देखती हूँ। हैप्पी दिवाली एवरीवन, गुड नाइट।